लैंड में तांगसान के छोटे भाई के रूप में हो। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? यही नहीं, तुम्हारे पास भी डबल मार्शल सोल हो, लेकिन तुम्हारी फर्स्ट मार्शल सोल 2 मॉडर्न पिस्टल हो जिसे तुम किसी भी गन में स्विच कर सकते हो, और तुमने एक 10,000 साल पुरानी सोल बीस्ट को अपने प्यार में फंसा लिया। कहानी शुरू होती है 6 साल की उम्र में। जब मेरी स्पिरिट जागी ना, तो हथेली खोलते ही 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल बाहर आ गईं। गन की बॉडी पर नीली घास वाले डिजाइन बने हुए थे। स्पिरिट जगाने वाला सु युआनताओ तो भाई वहीं एकदम सुन्न हो गया। उसने चश्मा लगा के 3 बार ऊपर नीचे देखा और फिर बड़ी मुश्किल से एक लाइन बोला, ये तो नीली घास की कोई डिफेक्टिव स्पिरिट है, इसका कोई स्कोप नहीं है, इससे क्या ही उखाड़ लोगे। अब उस बेचारे को क्या पता कि तुम्हारी ये दोनों गन, पिस्तौल, रिवॉल्वर, शॉटगन, क्रॉसबो और राइफल के बीच जब चाहो तब स्विच हो सकती हैं। तुमने बिना कोई शोबाजी किए अपने दूसरे हाथ के तगड़े हथौड़े को पीछे छुपाया, मासूम सी शक्ल बनाई और ऊपर देख के बोले, अंकल तो क्या मैं स्पिरिट मास्टर नहीं बन सकता? और भाई ठीक इसी टाइम पर दिमाग में घंटी बजी। टिंग। जिस सिस्टम का तुम 6 साल से वेट कर रहे थे वो आ गया। पर साले ने जो पहला टास्क दिया ना, उसे देखकर तुम वहीं उछल पड़ते। दुनिया का सिंपल रूल है, 7 कदम दूर गन तेज है और 7 कदम के अंदर गन बहुत ज्यादा तेज और सटीक है। अब टाइम आ गया था इस दुनिया के लोगों को बताने का कि छोटे, तुम्हारा दौर चला गया। अरे भाई, एक और फुल स्पिरिट पावर वाला। पर दोनों ही एकदम कबाड़ स्पिरिट है। सु युआनताओ उस क्रिस्टल बॉल को देखता हुआ पूरी तरह बौखला गया। किस्मत अच्छी कहो तो एक साथ 2 फुल स्पिरिट पावर वाले मिल गए। मोटा बोनस पक्का था, पर फूटी किस्मत देखो, दोनों की स्पिरिट एकदम रद्दी निकली। अब कितना बोनस मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। अगर नॉर्मल डेज होते तो एक साथ 2 ऐसे टैलेंट निकाल कर उसका सीधा प्रमोशन हो जाता, पर अब सब गुड़ गोबर हो गया। चलो भाई, सेरेमनी खत्म, सब बच्चे अपने अपने घर जाओ। सु युआनताओ का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसकी लॉटरी छीन ली हो। उसने अपना क्रिस्टल बॉल समेटा और मायूस होकर जाने लगा। उसकी पीठ से ही उसका दुख टपक रहा था। सर प्लीज 1 मिनट रुकिए। मास्टर सु युआनताओ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तांगसान ने पीछे से आवाज देकर उसे रोका। उसके पास स्पिरिट और इस दुनिया के पावर सिस्टम को लेकर हजारों डाउट्स थे। पिछली लाइफ में जो बंदा सीक्रेट वेपन्स का किंग था, वो इसी डीप रिसर्च की आदत की वजह से था। तुम साइड में खड़े होकर अपनी एक्टिंग चालू रखे हुए थे। भाई जो पूछ रहा था तुम्हें सब पता था, पर तुम शातिर बन के चुप रहे। बस आंखें बड़ी बड़ी करके एक्साइटमेंट दिखाते रहे। बच्चे होने का आड़ लेने का इससे बेस्ट चांस क्या ही होता। जब काम बिना दिमाग लगाए चल रहा हो तो फालतू का लॉजिक क्यों देना। तुमने मन ही मन अपनी इस एक्टिंग को फुल मार्क्स दिए। फिर तांगसान के उस सीरियस और पढ़ाकू चेहरे को देखा। कोई शक नहीं कि वो पिछली जिंदगी में इतनी कम उम्र में टॉप लेवल की टेक्निक सीख गया था। सिर्फ नॉलेज की भूख के मामले में वो बड़े बड़े मास्टर्स से भी आगे था। मास्टर्स तो मजबूरी में थ्योरी पढ़ते थे क्योंकि उनकी स्पिरिट कमजोर थी, पर ये बंदा दिल से रिसर्च का दीवाना था। चल भाई, अब बहुत हुआ। तूने ही तो कहा था कि स्पिरिट मास्टर्स के लिए स्पेशल कॉलेज होते हैं। जब स्पिरिट जाग ही गई है तो आगे स्कूल जाकर ही सीख लेंगे ना। तुमने पास जाकर उसे तसल्ली दी। दूसरी तरफ सु युआनताओ से बात खत्म करके बूढ़ा जैक तेजी से उधर ही आ रहा था। छोटे सान, छोटे यिन, क्या तुम दोनों ही वो बच्चे हो जिनके बारे में मास्टर कह रहे थे कि तुम्हारी स्पिरिट पावरफुल है? तांगसान होश में आया। हाँ जैक दादा, हम ही हैं। क्या हुआ? वो मन ही मन कैलकुलेट कर रहा था कि घर में इतने पैसे हैं भी या नहीं कि दोनों भाई स्कूल जा सकें। कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये पूछना था कि क्या तुम लोग स्पिरिट एकेडमी जाकर आगे पढ़ना चाहोगे? वहाँ वो सब सिखाया जाता है जो एक स्पिरिट मास्टर को पता होना चाहिए। हमारे गाँव को हर साल एक फ्री सीट मिलती है और पिछले साल वाली भी बची हुई थी, तो तुम दोनों का आराम से हो जाएगा। तुम दोनों का क्या सोचना है? तांगसान ने तुरंत हाँ नहीं बोला। सॉरी जैक दादा, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। हमें घर जाकर पापा से एक बार बात करनी होगी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि उसके जाने के बाद पापा अपना ख्याल रख पाएंगे या नहीं। तुम्हें तो रत्ती भर भी टेंशन नहीं थी। भाई एक टॉप लेवल का वॉरियर खुद को नहीं पाल पाएगा क्या? सामने चल रहे ड्रामे को देखकर तुम्हें मन ही मन वो सब मोहमाया में है, बस मैं ही सच जानता हूँ वाला स्वैग आ रहा था। बूढ़े जैक ने सिर हिलाया। बात तो सही है तुम्हारी। तुम लोग कितने भी समझदार हो जाओ, हो तो बच्चे ही। इतने बड़े मैटर में पेरेंट्स से पूछना ही चाहिए। उसकी आंखों में पक्का इरादा दिखने लगा। वैसे तो उसे उस शराबी कबाड़ी लोहार से सख्त नफरत थी जिसे खुद बच्चे संभालते थे, पर यह बात गांव की इज्जत और दोनों बच्चों के फ्यूचर की थी। कुछ भी हो जाए बात तो करनी पड़ेगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लगे हाथ तुम्हारे पापा से अच्छे से बात भी कर लूंगा। वो बाकी पेरेंट्स को बच्चों को ले जाने का इशारा करने लगा। तुमने अपना सिर खुजलाया। जैक दादा, आपको फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं है। पापा से हम खुद बात कर लेंगे। अगर वो नहीं माने तो आपके जाने से भी कुछ नहीं होगा, उल्टा आपका मूड ही खराब होगा। अरे चलो ठीक है, पर अगर तुम्हारे बाप ने नौटंकी की तो भले ही मेरा बीपी हाई हो जाए, मैं उसे 4 बातें सुनाकर ही रहूंगा। बूढ़े जैक की आवाज में दम था। तुम मन ही मन हंस पड़े। भाई बंदे में दम तो है जो सीधे गॉड लेवल के बंदे को डांटने की औकात रखता है। ये स्वैग सिर्फ यही दिखा सकता है। जैक दादा से अलग होकर दोनों भाई जल्दी से घर पहुंच गए। अंदर सो रहे पापा पर एक नजर डालकर तुम सीधे पिछले अहाते में अपनी स्पिरिट के साथ खेलने चले गए। जब वो मास्टर सू यहाँ था तब तो एक्सपेरिमेंट करना सेफ नहीं था, पर अब जब पापा घर पे हैं तो तुम्हें कोई डर नहीं था। अगले ही पल दोनों हाथों में नीली गन चमकने लगी। तुमने कलाई घुमाकर स्टाइल से गन को स्पिन किया
वेपन ऑटोमेटिक, रिवॉल्वर, राइफल, शॉटगन और क्रॉसबो में लगातार बदल रहा था और आखिर में क्रॉसबो मोड पर रुक गया। पिछली लाइफ में जब तुम शूटर गेम खेलते थे तो तुम्हें क्रॉसबो सबसे सही लगता था। ग्रिप बढ़िया थी और उसका साउंड भी बड़ा रिलैक्सिंग था। तांग सान की नजरें लगातार बदलती हुई स्पिरिट पर ही टिकी थीं। तुम्हें रुकते देख उसने तुरंत पूछा, छोटे यिन, ये तेरी स्पिरिट आखिर है क्या चीज? ये इतने सारे रूप कैसे बदल लेती है? हे यही तो इसकी खासियत है। ये कोई एक वेपन नहीं है, ये पूरी एक सीरीज है। मैं इसे ब्लू सिल्वर गन कहता हूँ। इसमें पिस्तौल, रिवॉल्वर, शॉटगन, क्रॉसबो और राइफल सब हैं। हर एक के अपने फायदे नुकसान हैं। पिस्तौल का तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, पर क्रॉसबो का मुझे पता है। उस हिसाब से बाकी वेपन्स भी सेम काम करते होंगे। सब लॉन्ग रेंज स्पिरिट है ना? तांग सान ने थोड़ा दिमाग लगाया और सीधे मेन पॉइंट पकड़ लिया। भाई, आखिरकार वो सीक्रेट वेपन्स का एक्सपर्ट था। सिर्फ डिजाइन देखकर ही यूज समझ गया। मान गए भाई, बड़े स्मार्ट हो। तुमने उसे थम्स अप दिया। ये तो कुछ नहीं, पर मेरा एक सवाल है। क्रॉसबो में अगर तीर ना हो तो वो बेकार है। तू अपनी एमो की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? तांग सान ने सबसे पते की बात पूछी। यही तो मुझे अब चेक करना है। भाई, जरा पिछला अहाता साफ करने में हेल्प करना। ये बोलते ही तुमने अपनी सुपर फास्ट मूवमेंट टेक्निक लगाई और फुर्ती से काम में जुट गए। तांग सान तुम्हें इतना एक्साइटेड देखकर मजबूरन हंस पड़ा। छोटे भाई का टैलेंट तो नेक्स्ट लेवल था, पर वो था बड़ा चुलबुला। हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया। एक काला कलूटा हथौड़ा धीरे से बाहर आ गया। उसके आते ही आसपास की स्पिरिट एनर्जी तेजी से गायब होने लगी। उसकी पावर का वाइब अलग ही लेवल का था। भले ही उसे नहीं पता था कि ये कौन सी स्पिरिट है, पर इतना तो साफ था कि ये कोई आम चीज नहीं है। कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तांग सान ने धीरे से खुद से कहा। अनाथ होने की वजह से उसे इस फैमिली बांड की बड़ी कद्र थी। जब पापा के लिए ऐसा था तो दिन रात साथ रहने वाले भाई की वैल्यू तो उसके दिल में और भी ज्यादा थी। भाई जल्दी कर, क्या सोच रहा है? मैं यहाँ शुरू करने वाला हूँ। लेट हो गए तो चांस मिस हो जाएगा। तुमने काम खत्म करके पीछे मुड़कर उसे टोका। आया। तांग सान ने स्पिरिट छुपाई और मुस्कुराता हुआ तुम्हारी तरफ बढ़ा। पिछला अहाता काफी बड़ा था। तुमने सब्जी उगाने के लिए इसे काफी फैला दिया था, जो अब ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट था। 30 मीटर से लेकर 100 मीटर की दूरी पर लकड़ी के खंभे गाड़े हुए थे। तुम अपनी टेक्निक से मूव करते हुए शूटिंग पोजीशन पर आ गए। एमो लोड करना बहुत सिंपल है। जब मैं गन स्विच करता हूँ तो स्पिरिट एनर्जी अपने आप बुलेट्स और तीर जनरेट कर देती है। तुमने एक्सप्लेन किया, पर जैसे ही मुड़े देखा तांग सान ब्लैंक शक्ल बना के खड़ा है। तुमने अपना सिर पीट लिया। तब याद आया कि एमओ या बुलेट जैसे वर्ड्स तांग सान ने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो तुमने शुरू से उसे समझाया कि गन क्या होती है और बुलेट क्या होती है। ये सब नॉलेज तो स्पिरिट के साथ इनबिल्ट आई है। ये तो बड़ा सही है। तांग सान ने सुनकर थोड़ा इंप्रेस होते हुए कहा, इसमें जलने वाली क्या बात है? चलो छोड़ो, एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तुमने ऑटोमेटिक पिस्तौल उठाई और दूर वाले खंभे पर दनादन गोलियां दाग दी। रिजल्ट देखकर मजा आ गया। सारी गन्स की पावर सॉलिड थी। यहाँ तक कि सबसे कम पावर वाली पिस्तौल की रेंज भी 40 मीटर थी। आगे जाकर जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ये रेंज और बढ़ेगी। तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी का यूज कम ज्यादा करके अटैक की पावर को भी कंट्रोल कर सकते थे। पर सबसे बड़ा सरप्राइज था बैकअप। पूरा आफ्टरनून टेस्ट करने के बाद भी स्पिरिट एनर्जी अभी भी 1/3 बची हुई थी। भाई, फुल सिक्योर्ड फीलिंग आ रही थी। तांग सान तो और भी हैरान था। वो लगातार अपने सीक्रेट वेपन से इसकी तुलना कर रहा था। तुम्हारे हाथ वाले क्रॉसबो की पावर उसके सीक्रेट वेपन की 1/4 थी, जबकि क्रॉसबो तो तुम्हारी सारी गन्स में सबसे कमजोर था। बिना फालतू एनर्जी वेस्ट किए इतनी तबाही, ये तो साइंस के रूल्स के ही खिलाफ था। रेंज के मामले में राइफल सबसे आगे थी, रिवॉल्वर दूसरे पर, क्रॉसबो तीसरे पर और पिस्तौल चौथे पर। शॉटगन की रेंज सबसे कम थी, सिर्फ 5 मीटर, पर उसकी तबाही सबसे खतरनाक थी। तुमने एक शॉट मारा और अहाते की आधी दीवार सीधे मलबे में बदल गई। तो यही रीजन है कि तुम दोनों ने मेरे कमरे की दीवार उड़ा दी। तांग हाओ चेहरे पर धूल लपेटे हुए कमरे से बाहर आया। उसकी आंखें दोनों भाइयों को घूर रही थीं। शक्ल देखकर लग रहा था कि अगर कोई ठोस बहाना नहीं मिला तो आज तगड़ी कुटाई पक्की है। पहले आप बताओ, आपने अचानक पीछे से आवाज क्यों दी? मैं तो डर गया, वरना घर की दीवार पर शॉट थोड़ी न लगता। तुमने सीना तानकर पलटकर जवाब दिया। एटीट्यूड में कोई कमी नहीं थी। टॉप लेवल के वॉरियर हो तो क्या, लॉजिक तो होना चाहिए ना? तांग सान ने सिर दर्द के मारे तुरंत दोनों को अलग किया और बात घुमाई। ये तो छोटी बात है, मैं कल मिस्टर चियन को बुलाकर ठीक करवा दूंगा। वैसे पापा, आज मेरी और छोटे यिन की स्पिरिट जाग गई है। सान, तेरी कौन सी स्पिरिट जागी है? तांग हाओ की आवाज ठंडी थी, पर जैसे ही उसने ननीली घास वर्ड सुना उसके थके हुए चेहरे पर एक झटका सा लगा। हाँ पापा, और मैं और छोटे यिन दोनों ही फुल स्पिरिट पावर वाले हैं। जैक दादा चाहते हैं कि हम नॉटिंग सिटी की स्पिरिट एकेडमी में जाकर पढ़ाई करें। तांग सान ने जैक दादा की बात आगे बढ़ाई। तांग हाओ ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वो बस मन ही मन ननीली घास रिपीट करता रहा। अचानक उसने सिर उठाया और कड़क आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, नीली घास तो आखिरकार एक बेकार स्पिरिट है। उसे सीख कर भी तुम लोग क्या ही कर लोगे? तुम्हारा मन तो किया कि वहीं करारा जवाब दे दो। मजाक है क्या? कोई और बोले तो ठीक, मम्मी की असली फॉर्म को कोई कचरा बोले, ये कैसे बर्दाश्त हो? जैसे ही तुम बोलने वाले थे, तांग सान ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर मना कर दिया। चलो, बूढ़े की बात भले ना सुनो, पर भाई की इज्जत रखनी पड़ेगी। पर गुस्सा तो अंदर ही अंदर उबल रहा था। तुमने अपनी छोटी डायरी निकाली
एक नया पेज खोला और लिखा स्पिरिट कैलेंडर 1111 31 जनवरी। बूढ़े ने मम्मी की फॉर्म को कचरा बोला। ये बदला बेटा याद रखेगा। डायरी को लगभग भरा हुआ देखकर दिल को थोड़ा सुकून मिला। जब आगे जाकर मम्मी वापस आएंगी तो ये सारे हिसाब उनके सामने खोल दूंगा, फिर वो खुद बूढ़े की क्लास लेंगी। भाई, अपना एक ही रूल है, नुकसान कभी नहीं सहना। अभी हरा नहीं सकते तो क्या हुआ, जब मम्मी वापस आएंगी तो इसका सरेआम पोपट होना तय है। तांग हाओ ने तुम्हें नीचे झुककर कुछ लिखते देखा, पर उसने भाव नहीं दिया। ऐसी बदले वाली 2-3 डायरी वो तुम्हें पहले ही भरते देख चुका था, सो उसने इग्नोर मार दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इसमें कितना बड़ा बम छुपा है। तुमने भी उसके एटीट्यूड की परवाह नहीं की, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा था। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ स्टोरी जानने की वजह से नहीं था, और ना ही तांग सान की वजह से था। असली ट्रम्प कार्ड तो तुम्हारी स्पिरिट थी। दोपहर को टेस्ट करते हुए तुम्हें पता चला कि स्पिरिट का एक हिडन फीचर भी है। हर 3 साल में एक रिवाइव कॉइन जनरेट होता है। वही कॉइन जिससे मरने के बाद तुरंत फुल हेल्थ और पावर के साथ दोबारा जिंदा हो सकते हैं। जब तक इसे बाहर नहीं निकालो ये स्टोर नहीं होता, पर बाहर निकालने के बाद अगला कॉइन बनना शुरू हो जाता है और इसे दूसरों को भी गिफ्ट किया जा सकता है। आगे जाकर जब मम्मी से मिलेंगे तो सीधे उन्हें ये कॉइन दे देंगे। फिर देखते हैं बूढ़ा कैसे रौब झाड़ता है। तुम्हें याद था कि स्टोरी में शाओ वू भी एक बार मरी थी। अगर आगे भी सीन सेम रहा तो एक कॉइन उसे भी दे देंगे, जिससे फालतू का रोना धोना बच जाएगा। तांग सान को शाओ वू को बचाने के लिए अपनी सारी पावर्स दांव पर लगानी पड़ी थी, पर रिवाइव कॉइन से ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधा फुल पावर के साथ रीबूट। ये हैक तो इस दुनिया के सारे रूल्स को ही हिला देने वाला था। तुम्हारे दिमाग में तो एक और खुराफात आई, क्यों ना आगे जाकर शाओ वू से सेटिंग कर ली जाए कि हर 3 साल में वो एक बार मर जाए। इससे हमें रेडीमेड बेस्ट क्वालिटी के स्पिरिट पार्ट्स मिलते रहेंगे। उसके खुद के पार्ट्स वो खुद यूज करेगी, तो कंपैटिबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल होगी और पावर भी बढ़ेगी। हम दोनों भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। पहले भाई के हथौड़े के 10 पार्ट्स पूरे करेंगे, दोनों भाइयों के मिलाकर 20 हो गए। सेफ साइड खेलें तो 60 साल बाद हम दोनों फुल गॉड मोड में बाहर निकलेंगे। 20 टॉप लेवल के पार्ट्स 3 लोगों में बांटने के बाद भी 2 बच जाएंगे। तांग सान के पास पहले से ही एक एक्स्ट्रा पार्ट है, तो बचे हुए 2 हम दोनों भाई एक एक रख लेंगे। एकदम परफेक्ट। उस टाइम पर जब पूरी बॉडी गॉड लेवल की होगी तो जिसे चाहेंगे उसे कूट देंगे। तुम सोच सोच कर ही एक्साइटेड हो रहे थे। तुमने ये सोचा ही नहीं कि अगर ये घटिया आइडिया बाहर आया तो तांग सान और शाओ वू मिलकर तुम्हारी क्या हालत करेंगे। ठीक इसी टाइम पर दूर जंगल में बैठी शाओ वू की पीठ में अचानक एक ठंडी सी सिहरन हुई। जल्दी से ये सब साफ करो और साफ करके अंदर आकर खाना बनाओ। खतरे से अनजान तांग हाओ दोनों को काम पर लगा रहा था। डायरी बंद करके तुम भी उससे बहस करने के मूड में नहीं थे। अहाता साफ करते हुए बोले, पापा पहले आप जाकर मिस्टर चियन को दीवार ठीक करने के लिए बुला लाओ। आखिरकार रायता आपने ही फैलाया है। दोपहर भर तबाही मचाने के बाद काफी कचरा हो गया था। अगर जल्दी नहीं किया तो तांग सान खुद मजदूरों की तरह काम में जुट जाएगा। मैं कर लेता हूँ, तू जाकर मिस्टर चियन को बुला ला। तांग सान ने टूल्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर तुमने अपनी स्पीड टेक्निक से उसे छका दिया। वो पीछे लपका, पर उसकी स्पीड तुमसे कम थी। अरे मैं देख लूंगा ना, तू जल्दी जा, पापा को भूख भी तो लगी होगी। तुमने पापा का बहाना मार दिया। तांग सान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो चला गया। जब वो वापस आया तो तुमने लगभग सारा काम निपटा दिया था, बस थोड़ा सा बचा था। दोनों ने मिलकर फटाफट खत्म किया। अहाता साफ करने के बाद दोनों भाई खाना बनाने लगे। मन तो था कि दीवार ठीक करने वाले मिस्टर चियन को भी खाने पर रोक लें, पर वो नहीं माने। उनके पैसे चुकाने के बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। माहौल हमेशा की तरह एकदम शांत और बोरिंग था। तांग सान को थोड़ा अजीब लग रहा था कि तभी अचानक तांग हाओ बोला, अगर मैं तुम्हें स्पिरिट मास्टर न बनने दूं तो क्या तुम लोग उदास होगे? उसकी आवाज में थोड़ा भारीपन था। पापा कोई बात नहीं, वैसे भी लोहार बनना भी तो अच्छा ही है। कुछ दिन पहले आपने ही तो कहा था कि आप हमें ये काम सिखाएंगे। एक बार हुनर आ गया तो पेट तो पाल ही लेंगे। तांग सान ने तुरंत बात संभाली। तांग हाओ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में एक गहरा अकेलापन था। स्पिरिट मास्टर बनकर भी क्या उखाड़ लोगे? भले ही तुम्हारे पास सबसे टॉप की स्पिरिट हो, भले ही तुम दुनिया के सबसे ताकतवर मास्टर बन जाओ, आखिर में रहोगे तो एक लूजर ही ना। हाँ, वैसे सिर्फ एक टॉप स्पिरिट होना तो सच में थोड़ा कमजोर पॉइंट है। तुमने बड़े सयाने बनते हुए सिर हिलाया। तुम्हें क्या, तुम्हारे पास तो 2-2 टॉप स्पिरिट थी, फुल बेफिक्र। और तांग सान की वो नीली घास भी कोई आम चीज नहीं थी, वो तो आगे जाकर गॉड लेवल पर इवॉल्व होने वाली थी। तांग हाओ को लगा जैसे तुम उसी पर ताना मार रहे हो, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। छोटे यिन, तांग सान ने बेबसी से कहा। बड़ी मुश्किल से जो एक इमोशनल माहौल बना था, तुमने अपनी एक लाइन से उसका कचरा कर दिया था। तो पापा आपकी वो बात हम पर कैसे लागू होती है? हमारे पास तो 2-2 स्पिरिट हैं, है ना भाई? तुमने बिना किसी टेंशन के कहा। क्या तुम दोनों के पास डबल स्पिरिट है? तांग हाओ आखिरकार शॉक्ड रह गया। तांग सान ने भी कुछ नहीं छुपाया। वो तो वैसे भी उस हथौड़े के बारे में पूछना ही चाहता था। उसने अपनी हथेली खोली। एक छोटा सा काला हथौड़ा बाहर आ गया। ये तो तांग हाओ झटके से खड़ा हो गया। 2 कदम में तांग सान के पास पहुंचा और उसका हथौड़े वाला हाथ पकड़ लिया। उसके मजबूत हाथ के सपोर्ट से वो भारी हथौड़ा अचानक काफी हल्का लगने लगा। पर तांग सान को जो सबसे बड़ा एहसास हुआ वो था अपने खून का कंसेंट। पापा मेरी स्पिरिट को क्या हुआ?
तांग हाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ थी। डबल स्पिरिट, मेरा बेटा डबल स्पिरिट वाला है। अरे पापा, डबल स्पिरिट नहीं होगा तो आपका बेटा कैसे कहलाएगा? तुमने मजे लेते हुए कहा। पर फिर सोचा तो लगा कि बात तो सही है। तांग सान की जनरेशन से तो बच्चों के पास डबल स्पिरिट होना आम बात थी। उस हिसाब से बूढ़े ने कुछ गलत नहीं कहा था। चलो, तुम्हें उसे चिढ़ाने का एक और मौका मिल गया। तांग हाओ की पीठ में अचानक अजीब सी फीलिंग हुई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसने देखा तुम्हारे हाथ में भी एक वैसा ही हथौड़ा चमक रहा है। तुमने भी हथौड़े पर काफी रिसर्च की थी। आखिरकार एक शूटर का भी तो क्लोज रेंज फाइट का सपना हो सकता है ना। जो पास से लड़ना न जाने वो काहे का एक्सपर्ट। इस बार तांग हाओ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। दोनों के दोनों बेटे डबल स्पिरिट वाले निकले। चलो पापा, पहले भाई का हाथ तो छोड़ो। आपको क्या लगता है इस हथौड़े में स्पिरिट एनर्जी वेस्ट नहीं होती क्या? हम दोपहर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत तेज भूख लगी है, तुमने बीच में टोकते हुए कहा। तुम्हारे मन में भी थोड़ा डर था कि कहीं स्टोरी की तरह पापा और भाई फिर से उसी मुसीबत में ना फंस जाएं। डर को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसका सामना करना। तुम और स्ट्रांग बनना चाहते थे और आज के इस हैक ने तुम्हें वो पावर दे दी थी। एक चैलेंजर की नजरों में अगर सामने वाले की लाइफलाइन दिख रही है तो गॉड को भी आड़े हाथों लिया जा सकता है। रात के टाइम आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। तुम आराम से छत पर लेटे हुए थे। तांग हाओ के साथ तमीज से खाना खाकर तुम्हें अंदर से काफी खुशी मिल रही थी। तुम हमेशा खुद को लकी मानते थे। पिछली जिंदगी में भले ही पापा की वजह से थोड़े पंगे हुए थे, पर लाइफ बड़ी सॉलिड थी। जब शुरू में यहाँ आए थे तो पुराने घर वालों की बड़ी याद आती थी। शुक्र है कि तुम इकलौते नहीं थे। बड़े भाई बहन थे पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं थी। इस लाइफ को एक्सेप्ट करने के बाद तांग हाओ हमेशा उसी थके हारे लुक में रहता था। तुम्हें रीजन पता था, फिर भी उसका ये एटीट्यूड देखकर गुस्सा आता था। पर अब जब उसका दिल थोड़ा सा मेल्ट हुआ तो तुम्हारा मूड भी सेट हो गया। आखिरकार बाप बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है। सोचते सोचते तुमने अनजाने में ही अपनी दोनों स्पिरिट्स बाहर निकाल ली। मानना पड़ेगा, हथौड़े में एनर्जी सच में बहुत ज्यादा लगती है। दोनों को एक साथ निकालने पर डिफरेंस साफ दिख रहा था। वैसे ये कॉम्बिनेशन भी बुरा नहीं था। हर शूटर का दिल कभी ना कभी तो क्लोज रेंज फाइट के लिए धड़कता ही है। छोटे यिन, सब ठीक है ना? पीछे से तांग सान की आवाज आई। हाँ भाई, सब ठीक है, बस ऐसे ही फ्री था तो स्पिरिट देख रहा था। तुमने उसे छुपाने की जल्दी नहीं की। आखिरकार अपना ही घर था, यहाँ क्या शर्माना। मन तो था कि हथौड़े की थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं, पर साला ये एनर्जी इतनी खाता है कि स्कोप ही नहीं बनता। तुम थोड़े निराश थे और ये गन की तरह नहीं है। इसने मुझे कोई इनबिल्ट नॉलेज भी नहीं दी। वैसे मैं भी डिनर के टाइम पापा से इस बारे में पूछने वाला था, पर माहौल इतना अच्छा था कि मैं भूल ही गया। तांग सान मुस्कुराया। ये डिनर उसके लिए भी काफी स्पेशल था, खासकर तुम्हें और पापा को क्लोज आते देखकर। वैसे वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। तांग हाओ आखिरकार तुम्हारा सगा बाप था। तुम उससे सच में नफरत कैसे कर सकते थे? नफरत ना सही, पर डायरी में नाम तो लिखा जाएगा ही। तुम्हारा बदला लेने वाला यिन का टैग ऐसे ही थोड़ी ना मिला था। सच कहें तो तुम्हें बस उसके इस तरह हार मान लेने से चिढ़ थी। तुम्हारा मूड काफी हल्का हो चुका था। टूटे फूटे अहाते को देखते हुए तुम्हें सुबह पापा के चेहरे का वो चेंज याद आया और अचानक दिमाग में एक आइडिया चमका। तुमने साइड में लेटे तांग सान को कोहनी मारी। सुनो भाई, क्या हुआ? हम कल अहाते में थोड़ी नीली घास उगाएं क्या? तुमने हथेली घुमाकर गन बाहर निकाली, जिसकी बॉडी पर हल्के नीले रंग की घास के पैटर्न बने थे। तांग सान ने उसे देखा, फिर अपना हाथ उठाकर एक असली नीली घास की पत्ती जगाई, जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन सुबह होते ही अपनी स्पेशल आई टेक्निक की प्रैक्टिस खत्म करके तुमने तांग सान को घास खोदने के लिए बाहर खींच लिया। नीली घास को शिफ्ट करने का सबसे सही तरीका था कि उसे जमीन की मिट्टी के साथ ही उखाड़ लिया जाए। रास्ते में दोनों भाई सुबह सुबह काम पर जाने वाले गांव वालों को विश करते हुए जा रहे थे। दो छोटे बच्चे हाथों में घास का ढेर दबाए हुए थे, जो देखने में बड़े क्यूट लग रहे थे। कुछ चक्कर लगाने के बाद जब आसपास कोई नहीं था तो तुमने अपनी स्पीड टेक्निक का यूज किया। तुम्हारा आइडिया तो बस अहाते को डेकोरेट करने का था, पर मजे मजे में तुमने पूरे अहाते को ही नीली घास से भर दिया। भाई सच कहें तो एक साथ इतनी सारी नीली घास देखने में बड़ी क्लासी लग रही थी। तुमने बदले हुए अहाते को देखा। सच में यार, कमाल है। अरे इतनी देर हो गई तुम दोनों अभी तक? अंदर से तांग हाओ की आवाज आई। शायद उसने देखा कि दोनों ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, तो वो डांटने बाहर आ रहा था। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर का नजारा देखा, वो वहीं का वहीं जम गया। सुबह की हल्की धूप उस कोहरे को चीरती हुई पूरे अहाते में फैली नीली घास पर सुबह की धूप पड़ रही थी। उसकी सख्त पत्तियां एकदम लहलहा रही थीं। कुछ पलों के लिए तो ऐसा लगा जैसे तांग हाओ को वो चेहरा दिख गया हो, जिसकी याद में वो दिन रात तड़पता था। वो साया धीरे धीरे पास आ रहा था। उसके नीले बाल हवा में आजादी से लहरा रहे थे। यिन, उसने धीरे से फुसफुसाया। आवाज इतनी धीमी थी कि तुम दोनों भाइयों को सुनाई भी नहीं दी। क्या सच में मैंने कोई गलती कर दी? उसने उस परछाई को देखते हुए खुद से पूछा, और अगले ही पल वो साया हवा के साथ नीली घास में ही कहीं खो गया। पापा, आप ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? तांग सान ने उनका उखड़ा हुआ मूड देखकर टेंशन में पूछा। तांग हाओ होश में आया, अपने दोनों बेटों को नीचे देखा और उसकी आवाज फिर से वैसी ही ठंडी हो गई। मैं ठीक हूँ, तुम लोग जल्दी जाकर खाना बनाओ। ठीक है पापा। वैसे एक बात बताओ, कल जो हथौड़े वाली स्पिरिट जागी थी, क्या आप उसे जानते हो? तांग सान को कल वाला डाउट याद आया तो उसने लगे हाथ पूछ लिया।
तांग हाओ ने बेटे की उस एक्साइटेड शक्ल को देखा। इस बात की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, फ्यूचर में हमेशा अपने बाएं हाथ के हथौड़े से दाएं हाथ की घास की हिफाजत करना, हमेशा। तुमने जब ये सुना तो तुम्हारा सिर चकरा गया। तुमने मन ही मन नीली घास के लिए 3 मिनट का मौन रख लिया। भाई, क्या खाक हथौड़े से घास की हिफाजत होगी? शुरू में तो पूरी परफॉर्मेंस नीली घास ही देती है, हथौड़ा तो पीछे बैठकर बस एक्सपी बटोरता है। तांग सान की नीली घास ने लाइफ में क्या कुछ नहीं झेला, टूटना, जलना, जमना, और आखिर में तो उसने हर एलिमेंट से इम्यूनिटी ही बना ली थी। इसे प्रोटेक्शन थोड़ी ना कहते हैं। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल किसी बिना पट्टे के आवारा कुत्ते की तरह कहीं का कहीं निकल गया था। साइड में खड़ा तांग सान अभी भी पापा की इस बात की गहराई और उस हथौड़े की हिस्ट्री को समझने में लगा था। तभी तांग हाओ की आवाज फिर से गूंजी और तुम दोनों का ध्यान टूटा। छोटे यिन, छोटे सान, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम दोनों दिल से स्पिरिट मास्टर बनना चाहते हो या नहीं? दोनों ने बिना एक सेकंड गंवाए सिर हिला दिया। ठीक है, जब रास्ता खुद चुना है तो इस पर आगे बढ़ो, पर याद रखना, अपने डिसीजन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। पहले खाना बनाओ, फिर खाने के बाद मुझे वर्कशॉप में मिलो। तुम्हारी आंखें चमक उठी। क्या ये वही खतरनाक हैमर टेक्निक सिखाने वाले हैं? दिल में एकदम एक्साइटमेंट बढ़ गई। सोचकर ही बड़ा रिलैक्सिंग लग रहा था। पहले लॉन्ग रेंज गन से दुश्मनों को दूर रख के उनकी बैंड बजाओ, और जब वो जैसे जैसे अपनी जान दांव पर लगा के पास आए ताकि पुराना बदला ले सकें, तब पीछे से इंसान से भी बड़ा हथौड़ा निकालो और सीधे उनके मुंह पर दे मारो। खाने के बाद तांग हाओ दोनों को लेकर उस सुनसान वर्कशॉप में आया। उसने सीधे खड़े दोनों बच्चों को देखा। जब स्पिरिट मास्टर का रास्ता चुन ही लिया है तो मेहनत के लिए रेडी रहना। अभी तुम लोग स्पिरिट हैमर का यूज नहीं कर सकते, तो पहले नॉर्मल टूल्स से प्रैक्टिस करो। ये कहते हुए उसने पहले से रखे भारी लोहे के हथौड़े की तरफ इशारा किया। शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कैसा लोहार सबसे बेस्ट होता है? तांग हाओ का चेहरा एकदम सीरियस था। तांग सान ने थोड़ा सोचा, जो लोहार गॉड लेवल के वेपन्स बना सके वही सबसे बेस्ट होगा ना? उसने पहले गांव के बुजुर्गों से ऐसी बातें सुनी थी तो वही बोल दिया। तांग हाओ ने तुम्हारी तरफ देखा। छोटे यिन, तू बता, सारे लोहारों का एक कंपटीशन करवा लो, जो जीतेगा वही सबसे बेस्ट होगा। तुमने एकदम कैजुअल टोन में कहा। तुम्हारा मन वैसे भी लोहार बनने का नहीं था, तुम यहाँ सिर्फ हैमर टेक्निक सीखने आए थे। दोनों के जवाब सुनकर तांग हाओ के चेहरे पर अजीब सा एटीट्यूड आया। गॉड लेवल वेपन्स कंपटीशन? तुम्हें पता भी है गॉड लेवल वेपन्स क्या होते हैं? उनके लिए कैसा मटेरियल चाहिए होता है और बेस्ट होने का क्राइटेरिया क्या है? तांग सान ने सोचकर कहा, सबसे बेस्ट मटेरियल और परफेक्ट कॉम्बो यूज करके ही गॉड लेवल वेपन बनाया जा सकता है। तांग हाओ ने अपनी एक उंगली उसके सामने हिलाई। छोटे सान, याद रखना, एक असली लोहार वो होता है जो ये समझे कि सिर्फ टॉप क्वालिटी मटेरियल से वेपन बनाने वाला कोई महान लोहार नहीं होता। वो तो बस एक मटेरियल मिक्स करने वाला मजदूर है। जो आम लोहे से भी गॉड लेवल वेपन बना दे वही असली लेजेंड है। तुमने मन ही मन अपनी आंखें घुमाई। तुम उसकी इस बात से सिर्फ आधी ही एग्री करते थे, बाकी बातें छोड़ो। तांग फैमिली के जो टॉप सीक्रेट वेपन्स थे, क्या वो सिर्फ आम लोहे से बन सकते थे? ये तो बिल्कुल उसी बत्तख वाली कहानी जैसा था जो बाद में हंस बन जाती है। वो अपनी मेहनत से हंस नहीं बनती, वो पैदा ही हंस हुई थी। जो स्ट्रांग हैं वो अक्सर बचपन से ही टॉप पर होते हैं, जैसे इस दुनिया के डिफेक्टिव स्पिरिट वाले लोग। जैसे कि वो मास्टर, वो कितनी भी मेहनत कर लें उनकी एक लिमिट सेट है। यहाँ तक कि मॉडर्न सोसाइटी में भी लोग नए नए मटेरियल्स की खोज में लगे रहते हैं। सिर्फ आम लोहे से क्या ही होगा? पर तुमने ये सब मुंह पर नहीं बोला। तुम्हारा गोल एकदम क्लियर था। तुम यहाँ टेक्निक सीखने आए थे, लोहा कूटने नहीं। पापा जो बोल रहे हैं उन्हें खुश रहने दो। इसके बाद तांग हाओ की क्लास शुरू हो गई। वर्कशॉप से लोहा कूटने की आवाजें लगातार आती रहीं, जो तब रुकी जब बूढ़ा जैक वहां पहुंचा। जैक दादा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो पूरे दिन घर पर वेट करके थक गए थे और उन्हें डर था कि कहीं तांग हाओ फिर से कोई नौटंकी ना कर दे, इसलिए वो खुद चले आए। तुम लोग प्रैक्टिस जारी रखो, मैं जैक से बात करके आता हूँ, तांग हाओ ने कहा। ठीक है पापा, तांग सान ने जवाब दिया। तांग हाओ के जाते ही तांग सान अचानक तुम्हारी तरफ घूमा। उसकी आंखों में एक शरारती मुस्कान थी। छोटे यिन, तूने पापा के लिए ही ना पिछला अहाता नीली घास से सजाया था? अरे हट, उस खूसट बुड्ढे की मुझे क्या परवाह पड़ी है। चोरी पकड़े जाने पर तुमने अपना मुंह मोड़ लिया और अकड़ दिखाते हुए कहा कि तुम तो बस अपने मजे के लिए कर रहे थे। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब स्पिरिट पेरेंट्स से मिलती है और पापा की स्पिरिट हथौड़ा है तो नीली घास पक्का मम्मी की होगी। इसीलिए तूने पापा का मूड ठीक करने के लिए ये आइडिया लगाया ना? तांग सान तुम्हें ऐसे नखरे करते देख बड़े प्यार से मुस्कुराया, वो भी अभी जब उसने पापा को नीली घास को इतनी शिद्दत से देखते हुए पाया, तब जाकर उसे ये बात समझ आई थी। अरे यार, बोल तो दिया, बस एक इत्तेफाक था। तुम सीधे दूसरी तरफ घूम गए। दिन बीतते गए और जब से तांग हाओ ने दोनों को स्पिरिट मास्टर बनने की परमिशन दी थी, उन्हें इस साल और पिछले साल की दोनों सीटें आराम से मिल गईं। 3 महीने की हैवी प्रैक्टिस के बाद तांग सान ने इस दुनिया में अपना पहला सीक्रेट वेपन तैयार कर लिया। एक हिडन ब्लेड। उसने 2 सेट बनाए थे और एक तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था, पर तुमने मना कर दिया कि तुम्हारे पास पहले से ही ब्लू सिल्वर गन है। लॉन्ग रेंज के लिए उतना काफी है और तुम वैसे भी गन मास्टर कहलाने के लायक हो चुके हो। आज वो दिन था जब दोनों भाई सेंट सोल विलेज को छोड़कर
नॉटिंग जूनियर स्पिरिट एकेडमी के लिए निकलने वाले थे। तुम्हें अच्छे से पता था कि एक बार गए तो कई सालों तक वापसी नहीं होगी। भले ही तांग हाओ छुपकर तुम पर नजर रखने वाला था, फिर भी दिल में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। पिछली रात तांग हाओ ने स्टोरी की तरह ही सख्त वार्निंग दी थी कि जब तक जान पर ना बनाए तब तक उस हथौड़े पर कोई रिंग नहीं चढ़ानी है और ना ही उसका यूज करना है। दोनों ने उसकी बात मान ली थी। सुबह सुबह तुम दोनों ने जल्दी से खाना खाया और जैक दादा का वेट करने लगे। जैक दादा आज अपने सबसे बेस्ट और चमचमाते कपड़े पहन कर आए थे, जिसमें वो सच में थोड़े यंग लग रहे थे। छोटे यिन, छोटे सान, चलें फिर? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? इतने बड़े दिन भी वो बुढ़ा अभी तक सो रहा है क्या? जैक दादा ने दोनों को पैकिंग करते देख पूछा। तांग सान ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखी। जैक दादा, थोड़ा धीरे, अभी पापा के उठने का टाइम नहीं हुआ है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। ये बोलकर उसने कोयले का एक टुकड़ा उठाया और फर्श पर एक मैसेज लिख दिया। लिखने के बाद उसने तुम्हारी तरफ देखा। छोटे यिन, तुझे भी कुछ लिखना है क्या? तुमने अपना सिर हिला दिया। बाय बाय कहना तुम्हें वैसे भी पसंद नहीं था, इसलिए तुमने अपना पूरा ध्यान पापा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने में लगा दिया। आखिरकार इस घर में ये आखिरी मील था, तो थोड़ा स्पेशल होना चाहिए था। तांग सान तुम्हारी फीलिंग समझ गया। उसने जैक दादा से कहा, जैक दादा बस 2 मिनट और, छोटे यिन का खाना बनते ही हम निकलते हैं। हाँ हाँ, आराम से कर लो बेटा। जैक दादा इन दोनों प्यारे और समझदार बच्चों को देखकर भला कैसे जल्दी मचाते। थोड़ी ही देर में तांग हाओ का नाश्ता तैयार हो गया। दोनों भाइयों ने आखिरी बार उस घर को देखा जहां वो 6 साल से रह रहे थे। अपने बैग उठाए और जैक दादा के साथ चुपचाप निकल गए। जैसे ही तुम दोनों मोड़ मुड़कर ओझल होने वाले थे, तांग हाओ के कमरे का दरवाजा झटके से खुला और एक तगड़ी कद काठी का बंदा बाहर आया। उसके चेहरे पर नींद का नामो निशान नहीं था। वो बस चुपचाप खड़ा होकर दूर जाते उन दोनों बच्चों की पीठ को देखता रहा और तब तक खड़ा रहा जब तक वो पूरी तरह गायब नहीं हो गए। कुछ देर बाद जैसे उसे कुछ याद आया, वो तेजी से घर के अंदर भागा। उसकी नजर सबसे पहले फर्श पर लिखे उस मैसेज पर पड़ी, जिसमें लिखा था, पापा, मैं और छोटे यिन जैक दादा के साथ निकल रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना, दारू थोड़ी कम पीना। छोटे यिन ने खाना बनाकर कढ़ाई में रख दिया है, गर्म गर्म खा लेना। तांग हाओ एक सेकंड भी नहीं रुका। वो सीधे चूल्हे के पास गया और ढक्कन हटाया। चिकन और राइस की खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। वहां तांग हाओ जहां मजे से नाश्ता कर रहा था, वहीं रास्ते में तुम्हारा मूड थोड़ा अजीब था। तुम सोच रहे थे कि पिछली लाइफ में स्कूल, हाई स्कूल और फिर कॉलेज तक की पढ़ाई की, भले ही पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, पर यहाँ देखो, सीधे फिर से प्राइमरी स्कूल में एडमिशन। भाई साहब, भयंकर बेइज्जती है ये तो। जैक दादा वैसे भी कोई असली स्पिरिट मास्टर तो थे नहीं, उन्हें बस नॉर्मल लोगों से थोड़ी ज्यादा नॉलेज थी, तो वो रास्ते भर बस बेसिक बातें ही बताते रहे। पूरे रास्ते सिर्फ तांग सान ही ध्यान से सुन रहा था। तुम तो बस टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें इन सब बातों का पहले से ही पता था। तुम्हें तो इस बात का कौतूहल था कि इस एकेडमी में आखिर सिखाते क्या है। कहीं यहाँ भी 3 साल की पढ़ाई और 5 साल की इंटर्नशिप वाला सीन तो नहीं है। तुम रास्ते भर बस नजारे देख रहे थे। इस दुनिया में आए 6 साल हो गए थे, पर तुम हमेशा गांव में ही रहे। सबसे दूर अगर कहीं गए थे तो बस वो पहाड़ी जहां तुम दोनों प्रैक्टिस करते थे। सेंट सोल विलेज से नॉटिंग सिटी ना तो ज्यादा दूर थी और ना ही पास। तीनों आधा दिन पैदल चले, बीच में बस थोड़ा सा सूखा नाश्ता किया। दोपहर के आखिरी हिस्से में आखिरकार नॉटिंग सिटी की दीवारें दिखाई दे गईं। ये शहर इस दुनिया के हिसाब से कोई बहुत बड़ा नहीं था, पर बॉर्डर के पास होने की वजह से इसकी दीवारें काफी मोटी और सिक्योरिटी काफी टाइट थी। गार्ड्स की चेकिंग के बाद तुम लोग आराम से शहर के अंदर पहुंच गए। छोटे यिन, छोटे सान, एक बार जब मैं तुम्हें एकेडमी छोड़ दूंगा तो मैं वापस निकल जाऊंगा। तुम लोग वहाँ टीचर्स की बात मानना, फालतू में बाहर मत घूमना। जब सेमेस्टर खत्म होगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक नया साल भी आने वाला होगा। जैक दादा ने बड़े प्यार से समझाया। अरे जैक दादा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ अपने भाई का पूरा ख्याल रखूंगा। तुमने सीना तानकर ओवर कॉन्फिडेंस में कहा। तुम जानबूझकर ओवर एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें दिख रहा था कि तांग सान आने वाले फ्यूचर को लेकर थोड़ा नर्वस था, तो तुमने माहौल को लाइट करने के लिए मजाक किया। अबे ओए लौंडे, पहले अपना ख्याल रख ले, बाद में भाई का रखना। तांग सान ने जैसे ही तुम्हें डांटा, उसकी नर्वसनेस गायब हो गई। हाँ, तुम दोनों पर मुझे पूरा भरोसा है। लो, हम पहुंच गए। जैक दादा ने मुस्कुराते हुए सामने इशारा किया। दोनों ने उस तरफ देखा। सामने एक बहुत बड़ा आर्च गेट था, जिसकी चौड़ाई ही लगभग 20 मीटर से ज्यादा थी। ये तो सिर्फ एक छोटे से शहर की प्राइमरी एकेडमी थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दुनिया में स्पिरिट मास्टर्स का क्या रुतबा था। गेट के अंदर का नजारा बड़ा ही आलीशान था। चारों तरफ पेड़ पौधे सलीके से कटे हुए थे और डिजाइन काफी बढ़िया था। गेट पर लिखे नॉटिंग एकेडमी के अक्षर धूप में चमक रहे थे। जैक दादा जैसे ही आगे बढ़े, वहां गेट पर खड़े एक यंग गार्ड ने बदतमीजी से चिल्लाना शुरू कर दिया। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही से कह रहा हूँ, ये स्पिरिट एकेडमी है। तुम्हारे गांव का कोई मेला नहीं है जो मुंह उठाए चले आए। निकलो यहाँ से, फालतू में भीड़ मत बढ़ाओ। तुम एकदम निशब्द रह गए। भाई साहब, ये डायलॉग तो बड़ा जाना पहचाना था। ये गार्ड तो प्योरली कुटने के लक्षण दिखा रहा था। इसे एक बार ठीक से धो दो तो अपने आप लाइन पर आ जाएगा। तुम बस हाथ साफ करने का कोई बहाना ढूंढ ही रहे थे। जैक दादा अभी भी बड़े आराम से उसे समझा रहे थे और अपनी स्पिरिट का सर्टिफिकेट दिखा रहे थे, पर वो लड़का तुम दोनों के कपड़े देखकर और नीचा दिखाने लगा। यहाँ तक कि उसने सेंट सोल विलेज को भिखारियों का गांव कह दिया।
इन सालों में जैक दादा ने तुम दोनों का बहुत ख्याल रखा था, तो उनकी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त होती। तुमने तांग सान के मूव करने का वेट भी नहीं किया, सीधे अपना हाथ उठाया, शॉटगन निकाली और उसके सीने पर एक शॉट दाग दिया। धूम, एक जोरदार आवाज हुई और वो गार्ड सीधा 4-5 मीटर दूर जाकर गिरा और दर्द के मारे उठ भी नहीं पा रहा था। तुम्हारा इरादा किसी को जान से मारने का नहीं था, इसलिए तुमने पावर मिनिमम रखी थी, पर इतना भी उसे आधे दिन तक तड़पाने के लिए काफी था। तांग सान ने जब तुम्हें एक्शन में देखा तो अपनी पुरानी लाइफ के रूल्स के मुताबिक दुश्मन को कभी जिंदा मत छोड़ो, उसने भी अपने हिडन वेपन पर हाथ साफ करने की तैयारी कर ली। तभी एक भारी और दबी हुई आवाज ने उसे रोक दिया। दोनों ने मुड़कर देखा। एक पतली कद काठी का मिडिल एज बंदा उधर ही आ रहा था। उसने ब्लैक कपड़े पहने थे और उसके बाल छोटे छोटे थे। दिखने में वो एकदम एवरेज था, पर उसकी शक्ल पर एक अजीब सी सुस्ती और अकेलापन था। उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। तुमने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि तांग सान का होने वाला गुरु द मास्टर था। तुम्हें देखकर मन ही मन हंसी आ रही थी। ये मास्टर अगर थोड़े मसल्स बना ले और बालों का कलर चेंज कर लेफ्टिनेंट, तो बिल्कुल गेम्स के किसी पादरी जैसा लगेगा। वैसे तुम्हारे पास भी तो हथौड़ा है, क्या तुम्हें भी किसी फाइटर या पादरी की क्लास में शिफ्ट हो जाना चाहिए? आखिरकार काम तो हथौड़े से कूटने का ही है। सबसे बेस्ट सपोर्ट तो वही होता है ना कि टीम के बाकी मेंबर्स के पास पहुंचने से पहले ही तुम सारे दुश्मनों का काम तमाम कर दो। और वैसे भी इस दुनिया में अपनी फैमिली का हथौड़ा तो तबाही के लिए ही जाना जाता है। जिसने भी इसका स्वाद चखा है उसने हमेशा 5 स्टार रेटिंग ही दी है। तुम अभी सोच ही रहे थे कि इस हथौड़े पर कौन सी रिंग सूट करेंगी, तभी वो जमीन पर पड़ा गार्ड बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। मास्टर को देखते ही वो पहले तो शॉक रह गया, फिर लंगड़ाते हुए उनके पास गया और उसके चेहरे का गुस्सा तुरंत मक्खन लगाने वाली स्माइल में बदल गया। मास्टर, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? मास्टर ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंख के कोने से उसे देखा और इग्नोर मारते हुए जैक दादा की तरफ घूमे। सर, क्या मैं आपका वो सर्टिफिकेट देख सकता हूँ? जो भी हुआ था उन्होंने सब देख लिया था और ये गार्ड सच में कुटने के ही लायक था। सर्टिफिकेट चेक करने के बाद उन्होंने कहा, सर्टिफिकेट असली है सर। अभी जो भी बदतमीजी हुई उसके लिए मैं अकेडमी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इन दोनों बच्चों को अब आप मेरे हवाले कर सकते हैं। सामने एक स्पिरिट मास्टर था और वो खुद माफी मांग रहा था। जैक दादा को लगा कि भाई इज्जत तो फुल मिली है। उन्होंने तुरंत हाथ हिलाए। अरे कोई बात नहीं सर, माफी मत मांगिए, थोड़ी गलती हमारी भी थी। तो मास्टर, अब इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। छोटे सान, छोटे यिन, मास्टर के साथ अंदर जाओ और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना, बदमाशी मत करना। मामला शांत होते देख दोनों भाइयों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और जैक दादा को सिर हिलाकर बाय बोला। इसके बाद मास्टर ने तुम दोनों के स्पिरिट का ऐसा धांसू एनालिसिस किया कि भाई साहब, बंदा एकदम हिला देने वाला था। थ्योरी के मामले में तांग सान सच में उनका फैन हो गया। मास्टर को उनका पहला स्टूडेंट मिल चुका था। जैसे ही तांग सान ने गुरु दीक्षा ली, उसने तुरंत तुम्हें आंख मारी कि तुम भी पैर छूकर उन्हें गुरु मान लो। मास्टर ने भी पहले तुम्हारी डिटेल्स देखी थी, तो वो भी तुम्हारी स्पिरिट में काफी इंटरेस्टेड थे और तुम्हें ही देख रहे थे। अरे सर, मुझे छोड़िए ना, जब मेरे भाई ने आपको गुरु मान ही लिया है तो हम सब एक ही फैमिली हैं, तो मेरे लिए ये सब जरूरी नहीं है। तुमने थोड़े अजीब तरीके से अपना सिर खुजलाते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि तुम मास्टर की इज्जत नहीं करते थे। अगर लॉजिकली देखा जाए तो पूरी स्पिरिट वर्ल्ड में उनकी थ्योरी का कोई मुकाबला नहीं था। वो बेस्ट टीचर साबित हो सकते थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि तांग सान वहां घुटनों के बल बैठकर दीक्षा ले रहा था और अगर तुम स्टूडेंट बनते तो तुम्हें भी वही करना पड़ता। पिछली लाइफ में तुम कभी किसी के आगे नहीं झुके, इस लाइफ में तांग हाओ के सामने भी कभी घुटने नहीं टेके, तो आज पहली बार मिले किसी इंसान के सामने झुकने का तो सवाल ही नहीं था, इसलिए तुमने सीधे मना कर दिया। कोई बात नहीं, जब ये तुम्हारा डिसीजन है तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। चलो पहले तुम्हें ऑफिस ले जाकर एडमिशन करवा दूंगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। मास्टर तुरंत मुड़े और दोनों को लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ गए। आगे का सारा प्रोसेस बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी जैसा ही था। तुम्हें मन ही मन लगा कि तुम्हारे आने से टाइमलाइन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। जैसे ही दोनों भाई ऑफिस से बाहर निकले, अंदर बैठे टीचर्स मास्टर का मजाक उड़ाने लगे। तांग सान ने उन पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी तरफ देखा। छोटे यिन, तुझे क्या लगता है मास्टर के बारे में? तुम अभी भी दिमाग में हथौड़े और फाइटर वाले कॉम्बो की प्लानिंग कर रहे थे कि तांग सान की आवाज से तुम्हारा ध्यान टूटा। मुझे लगता है कि मास्टर एक बेस्ट टीचर हैं। सिर्फ एक सर्टिफिकेट देखकर उन्होंने हमारी पूरी कुंडली निकाल दी। इससे साफ है कि थ्योरी में उनका कोई मुकाबला नहीं है। मेरे हिसाब से किसी भी कौम के लिए सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं होता। असली बुनियाद वो नॉलेज होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रहे। तुमने बड़े सॉलिड एटीट्यूड में कहा। भले ही मास्टर की पर्सनल लाइफ में कुछ भी लोचा हो, पर प्रोफेशनल लेवल पर वो उन मजाक उड़ाने वाले लोगों से कोसों आगे थे। और वैसे भी भले ही मास्टर के पास कोई रियल पावर ना हो, पर जब तूने उन्हें अपना गुरु मान लिया है तो आज से वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। भाई, तुझे क्या लगता है मैं अपनी फैमिली का कभी मजाक उड़ाऊंगा क्या? दोनों भाई बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सारी बातें पीछे खड़े मास्टर ने सुन ली थीं। छोटे यिन, हॉस्टल में जाकर सबके साथ तमीज से रहना, किसी पर धौंस मत जमाना। तांग सान रास्ते भर तुम्हें यही सब समझाता रहा। उसकी नजरों में तुम हमेशा उसके छोटे भाई ही थे जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, इसलिए उसका लेक्चर बंद ही नहीं हो रहा था। हाँ हाँ भाई, ठीक है ठीक है, तुमने मरे हुए मन से जवाब दिया। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा भाई धीरे धीरे किसी धार्मिक कथावाचक जैसा बनता जा रहा है। वैसे भी उसका नाम तांग सान है, तो आगे जाकर वो फुल ऑन वही रोल प्ले कर सकता है।
एकदम परफेक्ट। छोटे यिन, थोड़ा सीरियस हो जा, ऐसे कैजुअल रहेगा तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। तांग सान ने ये कहते हुए हॉस्टल का दरवाजा खोला। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अंदर से एक लड़का तेजी से लपका और सीधे तुम्हारे मुंह पर एक पंच मारना चाहा। तांग सान पुरानी लाइफ का खिलाड़ी था, उसका रिफ्लेक्स बहुत तेज था। अचानक हुए इस अटैक के बावजूद वो फुर्ती से साइड हो गया। उस लड़के का पंच हवा में गया और वो तुम दोनों के पीछे पहुंच गया। पर वो जैसे ही दोबारा अटैक करने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक काली गन का बैरल खड़ा था। धूम, एक जोरदार धमाका हुआ और वो लड़का जिस स्पीड से आया था उससे डबल स्पीड से पीछे जाकर फर्श पर गिरा। तुमने इस बार पावर गेट वाले गार्ड से भी काफी कम रखी थी, क्योंकि तुम्हें पता था कि सामने वाले की कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बस एक वेलकम शॉट था। पर भाई, अगर कोई तुम्हारे मुंह पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो उसे जिंदा छोड़ देना ही बहुत बड़ी मेहरबानी है। तांग सान ने अपना सिर पीट लिया। उसे समझ आ गया कि उसका सारा लेक्चर वेस्ट हो चुका था। वो देख सकता था कि तुमने पावर कम रखी थी और ये भी जानता था कि तुमने उसे बचाने के लिए ऐसा किया, इसलिए वो तुम्हें डांट भी नहीं सकता था। पर स्कूल के पहले ही दिन दो दो लोगों को उड़ा देना, आगे का सीन कैसे संभलेगा? वो तुम्हें कुछ और समझाने वाला था, पर तुम्हारी वो मासूम और मैंने तो कुछ नहीं किया, गन अपने आप चल गई वाली शक्ल देखकर उसका भी मूड उतर गया। अब क्या ही कर सकते थे, भाई तो अपना ही था। अगर स्कूल वाले एक्शन लेंगे तो बड़े भाई को ही संभालना पड़ेगा। तांग सान ने बेबसी से तुम्हें देखा और उस लड़के को उठाने के लिए आगे बढ़ा जो अभी तक जमीन पर पड़ा था। तुम कौन हो और तुमने अचानक हम पर अटैक क्यों किया? भले ही तुमने उसे कूटा था, पर पहले अपना पॉइंट सही रखना जरूरी था। सॉरी भाई। आप सबको हेलो, मेरा नाम वांग शेंग है और मैं इस हॉस्टल का मौजूदा बॉस हूँ। भाई, रहम करने के लिए थैंक्स। वांग शेंग बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। हमारे हॉस्टल का रूल है, तुमने मुझे हरा दिया है तो आज से तुम इस हॉस्टल के नए बॉस हो। उसने गन छुपाते हुए तुम्हारी तरफ देखा। बॉस का तो मुझे कोई शौक नहीं है, ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्हें ही बॉस बना दो। तुमने बिना सोचे तांग सान को आगे कर दिया। भाई साहब, अगर उसे आगे नहीं करते तो आने वाला वो क्लासिक लव स्टोरी वाला सीन कैसे देखने को मिलता? तुमने मन ही मन खुद को फुल मार्क्स दिए। ये सब भाई के उज्जवल फ्यूचर के लिए था, कोई जानबूझकर फंसाने वाला सीन नहीं था। बिल्कुल नहीं। रही बात तुम्हारे हाथ में अचानक आए उस पॉपकॉर्न की, तो भाई पूछना मत, बस भूख लगी थी। चलो ठीक है, तो आज से आप ही हमारे बॉस हो। वांग शेंग और बाकी लड़कों ने एक साथ तांग सान के आगे सिर झुकाया। तांग सान ने तुम्हें साइड में खड़े होकर मजे से पॉपकॉर्न खाते देखा तो उसे गहरी बेबसी महसूस हुई। सॉरी भाई लोग, हम दोनों यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं, हमें बॉस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ये हमारे यहाँ का रूल है, जो सबसे स्ट्रांग होगा वही बॉस बनेगा। वांग शेंग ने बड़े सीरियस होकर कहा। बाकी लड़कों ने भी उसकी बात का सपोर्ट किया और तांग सान ने थक कर अपना सिर पकड़ लिया। मुंह छुपा ही रहा था कि तभी कॉरिडोर के एंड पर दो लड़कियां दिखाई दी। एक पॉन्टियल वाली पिंक कपड़ों वाली लड़की ने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या यही 7 नंबर हॉस्टल है? तुमने जैसे ही ये आवाज सुनी, तुम्हें समझ आ गया कि जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था वो क्लासिक सीन शुरू होने वाला है। बस अफसोस इस बात का था कि इस जमाने में कोई रिकॉर्डर नहीं था, वरना भाई के इस ब्लेंडर को तुम पक्का रिकॉर्ड कर लेते। आगे जाकर जब तुम मैकेनिक क्लास में शिफ्ट होगे तब की तब देखी जाएगी। आने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि शाओ वू थी। वही पिंक पॉन्टियल, पिंक कपड़े, एकदम प्यारी और बबली सी, सिर पर खरगोश वाले कान और खरगोश वाला पर्स। उसे देखकर ही लग रहा था कि भाई यही इस शो की मेन हीरोइन है। वो तुम्हारी होने वाली भाभी थी तो तुम तो उसे अच्छे से जानते ही थे, पर शाओ वू के साथ जो दूसरी लड़की थी उसे तुमने पहले कभी नहीं देखा था। उसके चांदी जैसे सफेद लंबे बाल थे, सिर पर प्यारे से हिरण के सींग वाला हेयर बैंड था, एकदम फ्रेश और मासूम सी वाइब थी उसकी। वो एक सिंपल व्हाइट लॉन्ग फ्रॉक पहने हुए थी, पर उसका लुक इतना कमाल था कि वो शाओ वू को टक्कर दे रही थी। तुम मन ही मन सोचने लगे कि भाई ये इतनी प्यारी बच्ची कौन है? स्टोरी में तो इसका कोई जिक्र नहीं था। जिज्ञासा तो पूरी थी, पर तुमने नॉर्मली जवाब दिया, हाँ यही 7 नंबर हॉस्टल है। तुम लोग भी इस बार फ्री सीट वाले स्टूडेंट हो क्या? अरे वाह, फाइनली हॉस्टल मिल गया। मैंने कहा था ना शाओ वू, मेरे पीछे पीछे चलो। याओ, अब तू खुद बता, तूने हमें इस फ्लोर के कितने चक्कर कटवाए? शाओ वू एकदम खुश हो गई और अपनी फ्रेंड याओ को चिढ़ाने लगी। हाँ ठीक है, हमारी शाओ वू दीदी सबसे ग्रेट हैं। वो याओ नाम की लड़की एकदम थकी हुई शक्ल बना के बोली, याओ 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 प्रिंसेस। ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आया और तुमने कंफर्म करने के लिए एक तुक्का मारा। याओ ने भी शॉक होकर तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तूने क्या बोला? माहौल में अचानक एक अजीब सा सस्पेंस बन गया। तांग सान और शाओ वू को तो ऐसा लगा जैसे दो टॉप के तलवारबाज एक दूसरे के कड़े कॉम्पिटिटर बनके आमने सामने आ गए हों और अगले ही पल तलवारें खिंच जाएंगी। उन दोनों को लगा कि सीन थोड़ा सीरियस है। वो दोनों बेचारे एक दूसरे को देख रहे थे, पूछना चाहते थे पर हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, याओ ने अचानक एक पुरानी लाइन बोली। ये अजीब सी लाइन सुनकर तांग सान के चेहरे पर जैसे ही सवालिया निशान आया, तुमने तुरंत अगली लाइन चिपका दी, मन की शक्ति कमजोर होना। तांग सान का दिमाग घूमा, ये क्या बकवास है? रघुपति राघव राजा राम। याओ ने अगला हिंट दिया। भाई सच में ट्यून मैच हो गई थी। तांग सान को लगा कि शायद उसने बचपन की कोई पोयम गलत याद कर ली थी। पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय। तुमने बिना रुके रिप्लाई किया,
इस मोमेंट पर तांग सान को सिर्फ ये नहीं लगा कि ये सब फेक है, बल्कि उसका पूरा लॉजिक ही हिल चुका था। तुम दोनों ने दुनिया जहान की परवाह किए बिना पागलों की तरह रीबूट हो रहे तांग सान को इग्नोर मारा और अपने कोड वर्ड्स जारी रखे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई साहब, पक्का अपनी ही बिरादरी की है। अगर जगह कोई और होती तो तुम दोनों शायद खुशी के मारे गले ही मिल जाते। इस अनजान दुनिया में अपने देश का कोई बंदा मिल जाना किसी बहुत बड़े सरप्राइज से कम नहीं था, पर आसपास खड़े उन मुंह बाएं लड़कों को देखकर तुम दोनों ने समझदारी दिखाई और खुद को कंट्रोल किया। हेलो हेलो, ये मेरी मुंह बोली दीदी शाओवू हैं। हम बचपन से साथ रहे हैं, एकदम सगी बहनों की तरह। याओ ने तुम्हारे स्टाइल को कॉपी करते हुए शॉर्ट में अपनी बात खत्म की। मुंह बोली बहन बोलने का मतलब था कि वो दोनों सगी नहीं थीं और शाओवू के साथ बड़ी हुई थी। यानी उसने हिंट दे दिया था कि वो भी शाओवू की तरह एक ह्यूमन फॉर्म वाली स्पिरिट बीस्ट है। एक ही लाइन में उसने अपना पूरा बैकग्राउंड क्लियर कर दिया था। जब सामने वाला इतना ओपन था तो तुमने भी कुछ नहीं छुपाया। तुमने सीधे अपनी स्पिरिट गन बाहर निकाल ली। आखिरकार एक गन मास्टर वाली स्पिरिट से बड़ा प्रूफ क्या ही होगा एक मॉडर्न बंदे के लिए। तुम दोनों का एक दूसरे पर यह भरोसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि तुम दोनों एक ही जगह से थे, बल्कि इस बात से भी था कि आगे जाकर तुम दोनों के पार्टनर्स एक ही फैमिली का हिस्सा बनने वाले थे। तो फिर इस हथौड़े वाले खानदान से क्या ही डरना। बॉस बॉस जाओ ना, इन दोनों को आते ही अपनी औकात दिखा दो। जब तुम और याओ आपस में बात कर रहे थे तभी एक लड़के ने पीछे से आवाज दी। जब भी कोई नया आता था तो बॉस को उसके साथ एक बार हाथ साफ करना पड़ता था। यही यहाँ का रूल था। वांग शेंग ने भी तांग सान के पास आकर यही बात समझाई। तुम तो वैसे भी इस क्लासिक सीन को मिस नहीं करना चाहते थे भाई, तो आखिरकार फंसाने के लिए ही होता है वाले रूल को फॉलो करते हुए तुमने भी आग में घी डाला। हाँ भाई जाओ, मैं मेंटली तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ याओ का भी यही प्लान था। शाओवू दीदी जाओ दिखा दो। ये दोनों जिस तरह अपने भाई और दीदी को आगे ढकेल रहे थे, ये कोई फंसाना नहीं था, बल्कि उन दोनों की लव लाइफ के लिए एक गॉड लेवल का सपोर्ट था। याओ तो इस काम में फुल एक्सपर्ट लग रही थी। अपने ही छोटे भाई बहनों की वजह से जबरदस्ती स्टेज पर लाए गए तांग सान और शाओवू ने एक दूसरे को देखा। दोनों को लगा कि उनका पोपट हो चुका है। उदास मन से ही सही, तांग सान ने पहले बात शुरू की। वो मेरा नाम तांग सान है, मैं अभी अभी इस हॉस्टल का बॉस बना हूँ, क्या मैं तुम्हें शाओवू बुला सकता हूँ? याओ ने पहले नाम लिया था तो उसने डायरेक्ट पूछ लिया। हाँ बिल्कुल। शाओवू भी इस अचानक हुए ड्रामे से थोड़ी कंफ्यूज थी। जब दोनों सपोर्टर्स ने पूरा माहौल सेट कर दिया था और मेन कैरेक्टर्स अभी भी फालतू की बातें कर रहे थे तो तुम्हें और याओ को बड़ी बेबसी फील हुई। वो हमारे हॉस्टल का एक रूल है, जो भी नया आता है उसे एक बार फाइट करके अपनी पावर दिखानी होती है। अगर बुरा ना मानो तो 2 हाथ आजमा ले। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था तो तांग सान को भी मजबूरी में बोलना पड़ा। एक लड़की पर हाथ उठाना उसे वैसे भी अजीब लग रहा था। क्या तू श्योर है? फाइट का नाम सुनते ही शाओवू की आंखों में चमक आ गई। आखिरकार वो भी सालों की प्लेयर थी और उसका सबसे बड़ा शौक ही फाइट करना था। हाँ श्योर, तांग सान ने सिर हिलाया। ठीक है तो शुरू करते हैं। शाओवू ने ये बोलते ही अपना छोटा बैग साइड में खड़ी याओ की तरफ फेंक दिया, जो अभी तुम्हारा पॉपकॉर्न छीनने की फिराक में थी। अरे अरे, पहले पॉपकॉर्न छोड़, बैग पकड़। तुमने याओ को बैग कैच करने का इशारा किया और खुद तांग सान का बैग लपक लिया। इसके बाद शुरू हुआ वो सीन जिसका तुम्हें कब से इंतजार था। बाकी बातें छोड़ो, भाई का इस तरह पटकी खाना सच में एक अल्टीमेट ब्लेंडर था। आगे जाकर फ्यूचर में मजे लेने के लिए इससे बेस्ट टॉपिक क्या ही होता। तांग सान को उसकी लापरवाही की वजह से शाओवू के हाथों पिटता देख तुमने तुरंत मजे लिए। अरे भाई, तुमने सामने वाले को हल्के में ले लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम इस हॉस्टल के सबसे कम टाइम तक रहने वाले बॉस बन चुके हो। तुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। ऐसे कौन अपने भाई को फंसाता है? तांग सान ने चिढ़कर तुम्हें घूरा। उसने तुमसे और याओ से ये भी नहीं पूछा कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, जैसे तुमने कभी उसकी सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में नहीं पूछा था। फैमिली में सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं और फैमिली का काम होता है बिना किसी शर्त के एक दूसरे पर भरोसा करना। आखिरकार इस दुनिया में वो दोनों सगे भाई थे। ओए तांगिन, तू भी आकर मेरे साथ एक बार फाइट करेगा क्या? तभी शाओवू की नजर तुम पर पड़ी। वो इस लड़के को लेकर थोड़ी क्यूरियस थी जो याओ से इतनी आसानी से बात कर रहा था। अरे नहीं नहीं, मेरा छोड़ो, तुम मेरी टक्कर की नहीं हो, फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, तुमने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। आखिरकार वो होने वाली भाभी थी और हॉस्टल की नई बॉस भी। उसे हराना वैसे भी सही नहीं लगता। याओ ने ये सुनकर अपना सिर पीट लिया। ये बंदा कितना बड़ा खड़ूस है भाई, ऐसा बोलेगा तो शाओवू दीदी तो इसे छोड़ेगी नहीं। हुआ भी यही। शाओवू का ईगो हर्ट हो गया। तूने ऐसा बोला तो अब तो मैं पक्का तेरे से फाइट करूंगी। बात खत्म होने से पहले ही वो तुम्हारी तरफ लपकी। तुम्हें ना बोलने का चांस भी नहीं मिला। सामने आती शाओवू को देखकर तुम्हारा सिर चकरा गया। एक तो वो तांग सान की होने वाली वाइफ थी, ऊपर से याओ की बचपन की सहेली, तो तुम उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकते थे। तुमने तुरंत अपनी स्पीड टेक्निक यूज की और दूरी बना ली। कलाई घुमाकर स्टाइल से गन निकाली और दोनों हाथों में 2 नीली पिस्तौल आ गईं। तुम मूव करते हुए शाओवू के अगले स्टेप्स को जज कर रहे थे और जैसे ही उसका एक पैर हवा में उठा तुमने ठीक उसके दूसरे पैर के पास गोली दाग दी। उस शॉट से उसका बैलेंस बिगड़ गया। फिर तुमने उसके दोनों पैरों के साइड में 2-3 शॉट्स और मारे, जिससे उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। शाओवू खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे जाकर फर्श पर गिर पड़ी। वो तुम ठीक तो हो ना? तुमने अपनी पोजीशन होल्ड की।
उसे बिना चोट पहुंचाए रोकने का यही सबसे बेस्ट तरीका था तुम्हारे पास। ओए भाई, ये हैक तो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का है। याओ ने तुम्हें स्टाइल से गन रखते देखा, उसकी आंखों में फुल जेलसी थी। एक मॉडर्न बंदे के लिए गन्स का क्रेज वैसे भी अलग ही होता है। ऊपर से वो खुद एक सपोर्ट क्लास थी, पर उसका मन हमेशा फाइटर बनने का ही करता था। ये सोचते ही याओ के पैरों के पास एक पीले रंग की रिंग चमकने लगी। शाओ वू दीदी डरो मत, मैं आ रही हूँ, टॉप लेवल की रिंग। हॉस्टल के सारे लड़के एक साथ चिल्लाए, याओ स्पिरिट मैजिक डियर लेवल 11 सपोर्ट क्लास मास्टर। ये बोलते ही याओ ने तुम्हारी तरफ एक एनर्जी बॉल फेंकी। छोटे यिन, हेल्प चाहिए क्या? तांग सान ने साइड से आवाज दी। नहीं भाई, छोटी सी बात है, तुमने बोलना चाहा। पर जैसे ही तुम्हारी नजर तांग सान पर पड़ी, तुमने देखा कि वो तुम्हारा ही पॉपकॉर्न मजे से खा रहा है और उसका आगे आने का कोई इरादा नहीं है। ऐसा नहीं था कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं थी, पर उसने अभी शाओ वू के साथ फाइट की थी और वो तुम्हारी स्पीड से अच्छे से वाकिफ था। तुम्हारी स्पीड के सामने याओ क्या, उसके जैसे 3-4 और आ जाएं तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जब तक वो तुम्हें टच नहीं कर पाएंगे तब तक वो सिर्फ पिटेंगे ही। तुम्हारी स्पिरिट सच में बहुत चीटिंग वाली थी, उससे बेहतर ये कोई नहीं जानता था। याओ की उस एक एक करके आने वाली एनर्जी बॉल्स को देखकर तुमने मन ही मन उनके लिए अफसोस जताना शुरू कर दिया। फर्स्ट स्किल, अकेले पहाड़ पर खड़े होना। अगले ही पल याओ की बॉडी गायब हो गई और वो एक साए की तरह शाओ वू के सिर के ऊपर तैरने लगी और शाओ वू के चारों तरफ एक गोल शील्ड बन गई। अरे भाई, ये तो सरासर चीटिंग है, आते ही सीधा बड़ा अटैक, ये तो नाइंसाफी है। तुम अपनी स्पीड से बचते हुए चिल्लाए। तुम्हें इस स्किल का थोड़ा आइडिया था, एक मॉडर्न हैक होने की वजह से इसकी पावर और ज्यादा होने वाली थी। पर पावर कितनी भी हो, ये बस शील्ड और अटैक ही तो बढ़ा सकती थी। स्पीड मैच ना होने की वजह से वो दोनों अभी भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक आसान टारगेट थे। कुछ और शॉट्स के बाद तुमने याओ को शाओ वू के ऊपर से नीचे गिरा दिया। अरे यार, अब नहीं खेलना, तेरी ये स्पिरिट बहुत बेकार है, तू लगातार अटैक कर रहा है, फिर भी तुम्हारी एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही? याओ एकदम उदास हो गई। दोनों एक ही जगह से आए थे, फिर भी पावर में इतना डिफरेंस क्यों था? वो पूरे टाइम तुम्हें टच भी नहीं कर पाई, उल्टा उसके सारे अटैक्स को तुमने अपनी बुलेट से हवा में ही उड़ा दिया। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, वो बस मन ही मन चिढ़कर रह गई। हकीकत में बात वैसी ही थी जैसी याओ ने कही थी। तांग यिन ने अपने देश की बंदी और शाओ वू को देखकर जानबूझकर अपनी पावर कम कर रखी थी। वो दोपहर भर फुल फॉर्म में गोलियां दागता रहा, तब जाकर उसकी स्पिरिट एनर्जी आधी हुई थी। अब इस छोटे मोटे अटैक का खर्च तो उसकी रिकवर होने की स्पीड से भी कम था। पूरी फाइट में जो थोड़ा बहुत खर्च हुआ था वो बस लगातार स्पीड टेक्निक यूज करने की वजह से था। ऐसे में याओ और शाओ वू का जीतना वैसे भी इम्पॉसिबल था। याओ तो पूरे टाइम शाओ वू के सिर पर बैठी रही तो बची रही, पर शाओ वू ने याओ के अटैक्स की रेंज में लाने के लिए पूरे रास्ते तांग यिन का पीछा किया था, जिसकी वजह से उसकी अपनी सारी एनर्जी कब की खत्म हो चुकी थी। चलो चलो, अब माफी के तौर पर आज रात का डिनर हमारी तरफ से, तांग यिन ने बात संभालते हुए कहा। उसे अच्छे से पता था कि ये दोनों अभी अभी इंसानों की दुनिया में आई हैं, तो इनके पास पैसे वैसे भी नहीं होंगे और लगे हाथ भाई के लिए भी एक बढ़िया चांस बन जाएगा। आखिरकार उसका बेस्ट विंगमैन वाला मोड हमेशा ऑन रहता था। तांग फैमिली वैसे भी ओरिजिनल स्टोरी से काफी ज्यादा अमीर थी, तो उसके पास इतने पैसे थे कि वो और तांग सान साल भर का खर्च आराम से निकाल सकें। तांग सान को भी कोई एतराज नहीं था, आखिरकार छोटे भाई ने ही उन्हें कूट कर थकाया था तो ट्रीट देना तो बनता ही था। तभी करीब 40-50 साल के एक मिडिल एज टीचर हॉस्टल के गेट पर आए। तुम दोनों में से तांग सान और तांग यिन कौन है? तांग सान अपने भाई के साथ आगे बढ़ा। हम ही हैं सर, कोई काम था क्या? मेरा नाम मिस्टर मो है, मास्टर ने तुम दोनों के लिए बिस्तर भिजवाया है। मिस्टर मो ने 2 बेडशीट और तकिए के सेट उनकी तरफ बढ़ाए। दोनों ने तुरंत थैंक यू बोलकर सेट पकड़ लिए, पर तांग यिन को ये झंझट पालना पसंद नहीं था। उसने वो सेट तांग सान की तरफ सरका दिए। तांग सान ने कहा कि अभी अभी शाओ वू उनसे फाइट जीती है, तो उसने वो सेट शाओ वू को दे दिए। शाओ वू ने कहा कि वो खुद तांग यिन से हार चुकी है, तो उसने लेने से मना कर दिया। सब लोग उस बिस्तर को एक दूसरे की तरफ ऐसे पास कर रहे थे कि मामला वहीं अटक गया। आखिर में याओ ने आइडिया दिया कि स्टोन पेपर सिजर्स यानी अक्कड़ बक्कड़ करके डिसाइड करते हैं। शाओ वू ने आसानी से दोनों भाइयों को हरा दिया और रूल के मुताबिक वो हॉस्टल की नई बॉस बन गई। वांग शेंग ने एक सीनियर होने के नाते इस खुशी में सबको अपनी तरफ से पार्टी देने की बात कही। तांग यिन को अचानक अपनी पिछली लाइफ के कॉलेज के दिन याद आ गए, जब वो दोस्तों के साथ ऐसे ही मजे करता था। उसका मन थोड़ा इमोशनल हो गया। सब लोग मिलकर सीधे कैंटीन की तरफ चल दिए, क्योंकि पहले ही गेट पर एक फाइट हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में मास्टर से कोई मुलाकात नहीं हुई और न ही वांग शेंग का मास्टर से कोई पंगा हुआ। लौटते हुए रास्ते में किसी ने मैसेज दिया कि मास्टर ने डिनर के बाद दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया है, वो दोनों की स्पिरिट की असली कंडीशन चेक करना चाहते हैं। मास्टर ने जैसे ही उस काले हथौड़े को देखा, वो तुरंत समझ गए कि ये दोनों किस खानदान से हैं। तांग हाओ की तरह उन्होंने भी बार बार सख्त वार्निंग दी कि किसी भी कीमत पर इस हथौड़े पर कोई रिंग नहीं चढ़ानी है। इसके बाद उन्होंने दोनों के फ्यूचर का प्लान देखना शुरू किया। तांग सान को कंट्रोल क्लास में डालने पर तो कोई डाउट नहीं था, पर जब बात तांग यिन की आई तो मास्टर सोच में पड़ गए। उसकी गन का लॉन्ग रेंज अटैक बहुत सॉलिड था, तो वो कंट्रोल क्लास के लिए भी सही था, पर उसकी स्पीड टेक्निक की वजह से जो फुर्ती दिख रही थी, उसे देखते हुए स्पीड अटैक क्लास में भी उसका स्कोप बहुत तगड़ा था।
तांग यिन ने खुद ही डिसीजन ले लिया, जब पहला पार्ट यानी रिंग मिल जाएगा तब उसकी स्किल देखकर डिसाइड करेंगे कि किस साइड जाना है। मास्टर ने भी सिर हिलाकर एग्री किया। तांग सान ने अचानक पूछा, सर वैसे आप और पापा दोनों ही हमें इस हथौड़े पर रिंग चढ़ाने से मना क्यों कर रहे हैं? तांग यिन ने जब ये सुना तो उसने अपना सिर पीट लिया। भाई इतनी सिंपल सी बात तांग सान के दिमाग में कैसे नहीं आई? पिछली जिंदगी में स्टोरी पढ़ते हुए भी उसे ये बड़ा अजीब लगता था कि तांग सान जैसा दिमागी बंदा आगे जाकर इतनी नॉलेज होने के बाद भी डबल स्पिरिट के इस हैक को समझ नहीं पाया था। अगर वो जहरीला बूढ़ा उसे हिंट न देता तो पता नहीं वो कब तक अटका रहता। भाई तुम्हारा वो तेज दिमाग आज कहाँ चला गया? इतनी बेसिक सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? तांग सान ने अपनी भौहें सिकाड़ी। तुझे रीजन पता चल गया क्या? उसकी नजरों में उसका छोटा भाई हमेशा चुलबुला रहता था। उसने सोचा नहीं था कि वो इस बात को पहले ही डिकोड कर लेगा। मास्टर ने अभी कुछ देर पहले ही तो बताया था कि हर एक लेवल पर रिंग एब्जॉर्ब करने की एक एज लिमिट होती है ना। तांग यिन ने बोलना शुरू किया तो साइड में बैठे मास्टर ने भी बड़े सरप्राइज के साथ उसकी तरफ देखा। उन्होंने सोचा नहीं था कि तांग यिन सिर्फ कुछ बेसिक रूल्स सुनकर ही उनके और तांग हाओ के प्लान को समझ जाएगा। जब हम आगे जाकर 70-80 लेवल पर पहुंचेंगे या गॉड लेवल के वॉरियर बन जाएंगे तब अगर हम इस हथौड़े पर रिंग्स चढ़ाएंगे तो क्या हमें सारी की सारी रिंग्स 10,000 साल या सीधे 1,00,000 साल वाली टॉप क्वालिटी की नहीं मिलेंगी? तांग सान ने सोचते हुए कहा, पर क्या हमारी बॉडी इन एक्स्ट्रा 9 रिंग्स का लोड सहन कर पाएगी? अरे भाई तुम बुद्धू हो क्या? मास्टर ने अभी ये भी तो कहा था कि एक्स्ट्रा स्पिरिट पार्ट्स यानी हड्डियां एब्जॉर्ब करने से बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। उस टाइम तक जब हमारी पूरी बॉडी में टॉप क्वालिटी के पार्ट्स फिट होंगे तो इस लोड की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तांग यिन की बात खत्म होते ही मास्टर के दिमाग में जैसे एक बम फूटा। वो इतने सालों से डबल स्पिरिट पर रिसर्च कर रहे थे पर उनके दिमाग में कभी ये बात क्यों नहीं आई कि एक्स्ट्रा पार्ट्स यूज करके बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। ये आइडिया तो डबल स्पिरिट के उस सबसे बड़े ड्रॉबैक को चुटकियों में खत्म कर सकता था जहां बाद में बॉडी पर लोड बढ़ जाता था। अचानक उनके दिमाग में एक पुराना चेहरा कौंधा। उन्होंने झटके से सिर हिलाकर उस थॉट को दबाया और उनकी आवाज में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट आ गई। बिल्कुल सही, तुम्हारे पापा और मेरा यही मतलब था। हम बस इस लोड को संभालने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, पर तुम्हारे इस आइडिया ने इस आखिरी पहेली को सुलझा दिया है। ये तुम्हें इस दुनिया के टॉप लेवल पर ले जा सकता है। मास्टर इतने एक्साइटेड हो गए कि उनके दिमाग में नई रिसर्च के आइडियाज आने लगे। उन्होंने तुरंत दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। मुझे इस नए आइडिया पर थोड़ा काम करना है, तुम लोग अभी जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें पहली रिंग दिलाने के लिए बाहर ले चलूंगा। दोनों भाई अभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें गेट से बाहर कर दिया गया। गेट बंद होते होते मास्टर ने 2 पेपर के पैकेट उनके हाथ में थमाए। तुम दोनों की अभी बढ़ने की उम्र है, खाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। पैसे कम पड़े तो मेरे पास आ जाना। पैकेट के अंदर दोनों के लिए एक बड़ा चिकन लेग पीस, एक बड़ा मीट बन और कुछ साइड डिशेज थीं। ये बोलते ही मास्टर ने खट से दरवाजा बंद कर लिया। उनका पूरा दिमाग अब नई रिसर्च में डूब चुका था। रात के टाइम हॉस्टल के हिस्से वाले सफाई के एरिया में तांग सान शाओवू को बता रहा था कि वो कल पहली रिंग लेने के लिए बाहर जाने वाले हैं। शाओवू का मुंह तुरंत उतर गया। अभी तो स्कूल शुरू हुआ है और तुम लोग जा रहे हो, तो क्या सफाई का सारा काम हम दोनों लड़कियों को अकेले करना पड़ेगा? तांग सान ने तुरंत माफी मांगी। जब मैं वापस आऊंगा तो डबल काम कर दूंगा और तुम्हें अलग से एक बढ़िया पार्टी भी दूंगा, प्रॉमिस। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दूरी पर छत के कोने में तांग यिन और याओ बैठे हुए थे और सीधे नीचे चल रहे इस सीन को देख रहे थे, जो एक तरह से तांग सान और शाओवू की पहली डेट जैसा था। भाई मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में आने के बाद मुझे अपने देश का कोई बंदा मिल जाएगा। तांग यिन ने पहले बात शुरू की। अरे शौक तो मुझे होना चाहिए ना, मैं यहाँ पिछले 10,000 सालों से हूँ। कुछ साल पहले मुझे लगा कि मेरी याददाश्त वाली स्टोरी का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि तूने यहाँ आकर पूरा सीन ही बदल दिया। याओ ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, ये ब्लेम तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं जब से आया हूँ सेंट सोल विलेज से बाहर कदम तक नहीं रखा। इकलौता चेंज जो हुआ वो ये कि जिस लड़की की स्पिरिट नीली घास होनी चाहिए थी, उसकी स्पिरिट एक फ्राइंग पैन निकल आई। और रही बात सीन बदलने की, तू तो यहाँ 10,000 साल से है, तेरा इम्पैक्ट मेरे से कहीं ज्यादा बड़ा होगा ना। तांग यिन की बात खत्म होते ही उसे महसूस हुआ कि एक खतरनाक वाइब ने उसे लॉक कर लिया है। याओ बड़ी ही मासूम स्माइल के साथ एक वर्ड चबाते हुए बोली, छोटे यिन बाबू, तूने अभी क्या बोला? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, जरा दोबारा बोलना। तांग यिन ने तुरंत माहौल को भांपते हुए बात घुमाई। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि आज चांद कितना गोल है ना। हा। याओ ने उसके इस फालतू के बहाने पर ध्यान नहीं दिया और शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठाईं। टाइम आने पर तुझे खुद समझ आ जाएगा, मैं बस तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ उस टाइम पर। वैसे तुम्हारी याददाश्त माननी पड़गी भाई, 10,000 साल बाद भी तुझे सब कुछ इतने अच्छे से याद है। तांग यिन को थोड़ी जेलसी हुई। अगर वो 10,000 साल जीता तो शायद भूल जाता कि पिछली लाइफ में उसका नाम क्या था। अरे हट, सिर्फ तेरा ही हैक थोड़े ना चलेगा, मेरा भी तो कोई स्वैग होना चाहिए ना, याओ ने बड़े प्राउड के साथ कहा। वैसे तेरा असली हैक क्या है? मैं कब से सोच रहा हूँ। तुम्हारी स्पिरिट तो गेम वाली याओ है, अगर पैसिव स्किल को मिला लें तो कुल 4 स्किल्स ही बनती हैं। तो क्या 4 रिंग्स के बाद तेरा लेवल फुल हो जाएगा? बाकी रिंग्स का क्या सीन है? जरा अपनी नॉलेज ठीक कर।
स्किल्स सिर्फ 3 है, पैसिव तो बचपन से इनबिल्ट है और मेरी स्किल्स का कोई कूल डाउन टाइम नहीं है। सामने वाले का कोई भी कंट्रोल अटैक मुझ पर काम नहीं करता। बस एक ही ड्रॉबैक है कि जब मैं हिरण बनती हूँ तब अटैक नहीं कर सकती। अच्छा अब समझा, तुम्हारी ये पैसिव स्किल तो बिल्कुल उस सीक्रेट टेक्निक जैसी है जिसमें बंदा गायब हो जाता है। काफी सॉलिड है। पैसिव के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी और हिरन मोड में तू बिल्कुल सेफ है, कोई तुझे टच भी नहीं कर सकता। फिर तू और क्या चाहती है? आगे की रिंग्स का क्या होगा? यही तो मेरा असली हैक है। हर 10 लेवल बढ़ने पर मुझे एक नया स्किल स्लॉट मिलता है जिसमें मैं कोई भी गेम वाली एक्स्ट्रा स्किल सेट कर सकती हूँ, पर उसे चेंज करने के लिए रात के 12 बजे तक का वेट करना पड़ता है। और मेरी इन एक्स्ट्रा स्किल्स का भी कोई कूल डाउन टाइम नहीं है। याओ ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, चेहरा एकदम प्राउड था। आखिरकार गेम की वो एक्स्ट्रा स्किल्स काफी काम की और सपोर्ट के लिए बेस्ट थी। हर सिचुएशन में काम आती थी। स्पीड बढ़ाना, हील करना, दुश्मन को कमजोर करना या सीधे शॉक देना, सब कुछ था। बाकी बातें छोड़ो, अगर बिना कूल डाउन के सीधे इंस्टा किल यानी तुरंत खत्म करने वाली स्किल मिल जाए तो भाई लास्ट मोमेंट पर वो सीधे तबाही मचा सकती है। प्योर डैमेज की पावर ही अलग होती है। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तांग यिन ने तुरंत इसके पीछे की तबाही को इमेजिन किया। मैं सोच सकता हूँ कि ये दुनिया तुम्हारी उस इंस्टा किल स्किल के सामने कैसे घुटने टेकेगी। बिना रुके उस अटैक को इमेजिन करके ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वैसे तुझे इतनी पुरानी बातें इतने अच्छे से कैसे याद हैं? क्या ये भी कोई दूसरा हैक है? इसे तू मेरा दूसरा हैक कह सकता है, पर ये कोई बाहर से मिला हैक नहीं है। ये इस बॉडी की अपनी इनबिल्ट पावर है। बचपन से ही गॉड लेवल दिमाग और परफेक्ट मेमोरी। भाई साहब गॉड लेवल दिमाग मतलब तेरा कहना है कि तांग यिन की आंखों में फुल जेलसी थी। दोनों एक ही जगह से आए थे, फिर भी पावर्स में इतना डिफरेंस क्यों था? हाँ बिल्कुल वैसा ही जैसा तू सोच रहा है। मेरी असली फॉर्म एक गॉड डियर है। मेरी दिमागी पावर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तुम इंसानों का एंड पॉइंट है। याओ फुल एटीट्यूड में बोली। वो तो बस एक स्पेशल आई टेक्निक नहीं जानती थी, वरना वो सीधे इस दुनिया की सबसे बड़ी विलन बन जाती और शुरू से ही गॉड मोड में रहती। जब हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं तो मैं एक बेचारी सपोर्ट क्लास क्यों हूँ? याओ ने ये कहते हुए अपने पैरों के पास एक रिंग चमकाई और अगले ही पल वो एक साए में बदलकर सीधे तांग यिन के सिर के ऊपर बैठ गई। पीछे बैठकर सपोर्ट देने में तो अपना कोई मुकाबला नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ो छोटे, उसने जानबूझकर एक मजेदार टोन में कहा। तांग यिन की लॉन्ग रेंज गन काफी काम की और स्ट्रांग थी। उसके लिए वो एक परफेक्ट राइड थी। टेंशन मत लेफ्टिनेंट, मैं अपनी टीम को कभी फंसाती नहीं हूँ। पीछे बैठकर सपोर्ट देने में मैं नेशनल लेवल की प्लेयर हूँ, कभी आजमा के देख लेना। याओ ने जब देखा कि तांग यिन ने काफी देर से कोई जवाब नहीं दिया तो उसे लगा कि वो डर गया है। उसने तुरंत अपनी बात पूरी की। अब जाकर याओ के दिल को थोड़ी शांति मिली थी, जो दोपहर को तांग यिन से हारने की वजह से चिढ़ी हुई थी। तेरे पास गन्स का हैक है तो क्या हुआ? मेरे पास हैक्स की पूरी फैक्ट्री है। ये सोचने के बाद भी जब तांग यिन की आवाज नहीं आई तो उसने उत्सुकता से नीचे देखा। तब उसे पता चला कि तांग यिन की गर्दन एकदम अकड़ चुकी है और वो ऊपर की तरफ मुंह किए बिल्कुल स्टैच्यू बन चुका है। अगले दिन बैलगाड़ी के अंदर तांग सान ने उबासी लेते हुए पूछा, सर हम रिंग ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे हैं और तुम दोनों भाइयों को आज क्या हुआ है? सान तो बस थका हुआ लग रहा है, पर यिन तेरे चेहरे पर ये इतने सारे नीले काले निशान कैसे पड़ गए? मास्टर ने दोनों की बिगड़ी हुई शक्ल देखकर चिढ़ते हुए पूछा। दोनों की हालत ऐसी लग रही थी जैसे रात को किसी सीक्रेट मिशन पर गए हों और रात भर भारी मशक्कत की हो। अरे कुछ नहीं सर, रात को हॉस्टल में गलती से दरवाजे से मुंह टकरा गया था। तांग यिन ने हकलाते हुए बहाना बनाया। कल रात उसने जो हरकत की थी वो सच में थोड़ी भारी पड़ गई थी। और तेरा क्या सीन है सान? मैं ठीक हूँ सर, बस पहली रिंग मिलने वाली है ना, तो उसी एक्साइटमेंट में रात को नींद नहीं आई। तांग सान ने भी एक रैंडम बहाना चिपका दिया। वो कल रात तांग यिन से भी लेट लौटा था क्योंकि शाओ वू ने उसे काफी देर तक फाइट की प्रैक्टिस के बहाने कूटा था। चलो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है सर, आप आगे की डिटेल्स बताओ ना स्पिरिट के बारे में। हाँ, नॉर्मल कंडीशंस में हम स्पिरिट्स को उनकी एज के हिसाब से डिवाइड करते हैं। मास्टर बड़े सीरियस होकर एक्सप्लेन करने लगे, पर ये सारे रूल्स तांग यिन को पहले से पता थे तो उनके शब्द उसके लिए किसी लोरी से कम नहीं थे। मास्टर जितना समझा रहे थे तांग यिन का सिर उतना ही नीचे झुक रहा था। खुद को सोने से बचाने के लिए उसने नींद में ही एक सवाल दाग दिया, सर वैसे ये रिंग्स एज बदलने के साथ अपना कलर क्यों बदल लेती हैं? मास्टर ये सवाल सुनकर अचानक ब्लैंक हो गए। वो अभी कुछ सोच पाते उससे पहले ही तांग यिन ने बिना रुके सवालों की झड़ी लगा दी। और ये रिंग्स हमेशा गोल ही क्यों होती हैं? ये ट्रायंगल या स्क्वायर शेप में क्यों नहीं हो सकती? जब दोनों ही इस दुनिया के जीव हैं तो स्पिरिट बीस्ट्स के पास ये रिंग्स होती हैं, पर इंसानों के पास क्यों नहीं होती? इंसानों के पास अपनी स्पिरिट होती है पर बीस्ट्स के पास क्यों नहीं होती? क्या हमारी स्पिरिट का इन बीस्ट्स से कोई कनेक्शन है? और अगर कनेक्शन है तो ये बाकी सारे वेपन्स वाली स्पिरिट्स कहाँ से आ गईं? मास्टर वहीं के वहीं शॉक रह गए। उनका पूरा दिमाग घूम गया था। इन सारे सवालों के बारे में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे न्यूटन से पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि सेब हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरता है, आसमान की तरफ क्यों नहीं उड़ जाता। जो चीजें लाइफ में जितनी नॉर्मल हो जाती हैं लोग अक्सर उन पर ध्यान देना उतना ही बंद कर देते हैं। मास्टर तो भाई तांग यिन के इन बैक टू बैक
बैक सवालों को सुनकर सीधे कोमा में चले गए। इन टॉपिक्स पर रिसर्च करना तो दूर, आज तक पूरे स्पिरिट वर्ल्ड में किसी माई के लाल ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया था। वो खुद को थ्योरी का गॉड लेवल का प्लेयर मानते थे, पर आज उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी अब तक की रिसर्च कितनी सतही थी। उनके जो 2-4 मेन फॉर्मूले थे वो बस यही तो थे कि बचपन की स्पिरिट पावर जितनी हाई होगी, स्पिरिट उतनी ही तगड़ी होगी। स्पिरिट सिर्फ 2 टाइप की होती है, वेपन वाली या बीस्ट वाली। वेपन वाली ज्यादातर सपोर्ट के लिए होती है और बीस्ट वाली अटैक के लिए, और हर मास्टर का अपना एक अलग डिपार्टमेंट होता है। बस इन 2% के लॉजिक्स के दम पर पूरी दुनिया उन्हें थ्योरी का बेताज बादशाह मानती थी। पर अगर सच में स्पिरिट्स के बनने का बेसिक रूल समझ आ जाए तो क्या हम खुद लैब में नकली रिंग्स नहीं बना सकते? क्या हम खुद रिंग्स की एज यानी वर्ष को बूस्ट नहीं कर सकते? तांग यिन बोलते बोलते धीरे हो गया। ये सारे डाउट्स तो उसके पिछली लाइफ में इंटरनेट फोरम और नॉवेल्स पढ़ते टाइम के थे। अब इस दुनिया में थ्योरी का टॉप लेवल जब सामने खड़ा था तो उसने सारे पत्ते एक साथ खोल दिए। उसे अच्छे से पता था कि मास्टर के उन 10 फॉर्मूलों में कितनी हवा भरी हुई थी। जैसे वो डायलॉग की, कोई स्पिरिट कचरा नहीं होती, बस मास्टर को ट्रेनिंग देनी नहीं आती। साफ दिख रहा था कि वो बस खुद को दिलासा देने के लिए था। तांग सान की नीली घास कोई आम घास थोड़ी ही थी, वो तो गॉड लेवल की ब्लू सिल्वर एम्परर थी जो अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उस जहरीले बूढ़े ने भी माना था कि इसके सामने बाकी घास पानी कम चाय है। बैलगाड़ी के अंदर का माहौल एकदम अजीब हो गया। तांग यिन को जब मास्टर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला तो उसने अपना सिर तांग सान के कंधे पर टिकाया और वहीं खर्राटे मारने लगा। सॉरी सर, वो छोटे यिन ने। तांग सान बेचारा पिलो बना हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था, तो उसने भाई की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। मास्टर ने हाथ से मना किया, कोई बात नहीं, मैं इतना छोटे दिल का नहीं हूँ। तांग यिन ने आज जो सवाल उठाए हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैंने कभी दिमाग ही नहीं लगाया। अगर इन पर सच में रिसर्च हो गई तो पूरी स्पिरिट वर्ल्ड के रूल्स ही बदल जाएंगे। तू रुक, मैं पहले इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेता हूँ, क्लास बाद में कंटिन्यू करेंगे। वो इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्हें अफसोस होने लगा कि उन्होंने पहले तांग यिन को अपना स्टूडेंट बनाने की जिद क्यों नहीं की। इस बच्चे का दिमाग तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। इसका हर एक सवाल करोड़ों की रिसर्च जैसा था। वक्त का पता ही नहीं चला। मास्टर तांग सान को लेक्चर देते रहे और गाड़ी चलती रही। स्टोरी के मुताबिक ही मास्टर ने 24 स्लॉट्स वाला वो मैजिकल बेल्ट तांग सान को गिफ्ट किया, जिसे तांग सान ने नाम दिया 24 ब्रिजेस ऑन अ मूनलिट नाइट। तांग यिन की नींद इतनी सॉलिड थी कि वो सीधे डेस्टिनेशन पर ही जाकर खुली। तांग सान ने उसे हिलाकर उठाया। गाड़ी से नीचे उतरते ही बाहर का शोर शराबा कानों में गूंजने लगा। 100 साल वाले बीस्ट को कूटने के लिए टीम चाहिए। 2 बंदों की जगह खाली है। फायर एलिमेंट वाले बीस्ट पर रेड मारनी है। कोई बढ़िया सपोर्टर आ जाओ। 1000 साल वाले बीस्ट की टीम रेडी है, पास भी है और सपोर्ट भी। बस एक टैंक या स्पीड अटैक वाला बंदा चाहिए। ये दनादन आती आवाजें सुनकर तांग यिन को सीधे अपनी पुरानी लाइफ के ऑनलाइन गेम्स के लॉबी रूम की याद आ गई, जहां मैच शुरू होने से पहले टीम बनाई जाती थी। दोनों भाइयों को इसमें इंटरेस्ट लेते देख मास्टर ने लगे हाथ उन्हें समझाना शुरू किया कि एक परफेक्ट टीम का कॉम्बो कैसा होना चाहिए। तांग यिन को तो ऐसा लग रहा था कि गेम चालू करते ही किसी प्रो प्लेयर ने उसे सीधे अपनी टीम में ले लिया हो। आखिरकार लाइफ का पहला बीस्ट हंट होने वाला था, तो वो थोड़ा एक्साइटेड भी था। मास्टर, अंदर जाने से पहले किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में चलकर पेट पूजा कर लेते हैं ना। खाली पेट जंग पर जाने का कोई लॉजिक नहीं है। इस दुनिया का लोकल फूड उसने अभी तक टेस्ट नहीं किया था। मास्टर जोर से हंसे। चलो ये भी ठीक है, पास में एक बढ़िया जगह है, खाना खाकर थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे। इतनी दूर का सफर किया है तो बॉडी को रेस्ट चाहिए। खाना खाते हुए भी मास्टर लगातार उस मैजिकल टोकन की हिस्ट्री समझा रहे थे। तांग यिन ने एक शब्द भी नहीं सुना। उसका पूरा ध्यान सिर्फ ठूंसने पर था। भाई, खाते टाइम लेक्चर सुनने का कोई तुक थोड़े ही है। डिनर के बाद मास्टर ने दोनों भाइयों से कहकर ढेर सारे मूली, शकरकंद और कुछ मसाले खरीदे और सब कुछ तांग सान के उस मैजिकल बेल्ट में ठूंस दिया। असली कहानी जानने वाले तांग यिन की रूह कांप गई। ये जो अटैक होने वाला था, इससे डैमेज भले ना हो पर इज्जत का फालूदा होना तय था। मास्टर रास्ते भर जंगल के रूल्स समझाते रहे और तीनों आखिरकार उस सरकारी स्पिरिट फॉरेस्ट के मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर खड़े सैनिकों ने जैसे ही मास्टर के हाथ में वो टोकन देखा जिस पर सिर्फ 3 निशान बने हुए थे, उनके एटीट्यूड तुरंत बदल गए। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ रास्ता छोड़ दिया। ये तक नहीं पूछा कि 2 छोटे बच्चों को अंदर क्यों ले जा रहे हो। तांग यिन इस दुनिया में मास्टर्स का रसूख देखकर हैरान था। जिस मास्टर को पूरी बिरादरी में कोई घास नहीं डालता था, उन्हें भी यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। जब सारे रिसोर्सेज पर इन्हीं का कब्जा रहेगा तो जाहिर सी बात है आगे जाकर तबाही तो आएगी ही। तीनों लोहे के बड़े गेट को पार करके जंगल के अंदर चले गए। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रहे थे, बाहर का शोर कम होता जा रहा था। तभी मास्टर के पैरों के पास 2 पीले रंग की रिंग्स चमकी और एक अजीब सा जानवर बाहर आया। उसकी आंखें बिल्कुल किसी साइबेरियन हस्की जैसी गोल और गोलू मोलू सी थीं। सिर पर 2 छोटे छोटे मांस के गोले थे और जब वो चलता था तो उसकी गोल मटोल बॉडी स्प्रिंग की तरह उछलती थी। वो मास्टर की टांगों से आकर चिपक गया। देखने में एकदम क्यूट और बुद्धू लग रहा था।
तांग यिन का ऐसे सॉफ्ट और प्यारे जानवरों पर कोई कंट्रोल नहीं था। अगर मास्टर का डर ना होता तो वो कब का उसे गोद में उठाकर खेलने लगता। ये मेरी स्पिरिट है, लियो सानपाओ। तुम इसे सिर्फ सानपाओ बुला सकते हो। सानपाओ को शायद कुछ समझ नहीं आया। उसने दोनों भाइयों की तरफ बड़े ही फ्रेंडली लुक के साथ देखा। तांग यिन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे सहलाना शुरू कर दिया। तांग सान कुछ सवाल पूछने ही वाला था कि तांग यिन ने उसे रोक दिया। मास्टर तांग यिन की हरकत ताड़ गए और मुस्कुराए। कोई बात नहीं, इस बात को काफी वक्त हो चुका है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सान, तू यही पूछना चाहता है ना कि मेरी स्पिरिट बाकी बीस्ट्स की तरह बॉडी के अंदर क्यों नहीं रहती, बल्कि बाहर एक असली जानवर की तरह दिखती है? तांग सान ने सिर हिलाया। उसे भी लगा कि शायद उसने गुरु की किसी कमजोरी पर हाथ रख दिया है, तो वो थोड़ा अजीब फील करने लगा। मास्टर के चेहरे पर थोड़ी मायूसी आई। मेरी स्पिरिट एक डिफेक्टिव स्पिरिट है। तांग यिन की गन की तरह ये पॉजिटिव साइड में चेंज नहीं हुई, बल्कि नेगेटिव साइड में चली गई। जब ये जागी थी तब मेरी पावर सिर्फ लेवल 1 थी और मेरी पूरी लाइफ में ये कभी लेवल 30 पार नहीं कर पाएगी। यही रीजन है कि मैंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ थ्योरी पर लगा दिया। तांग सान ने पहले स्कूल में मास्टर के बारे में काफी बातें सुनी थीं। उसे पता था कि मास्टर का अपनी रिसर्च को लेकर जो पागलपन था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछली लाइफ में उसका सीक्रेट वेपन्स को लेकर था। इसी ट्यूनिंग की वजह से उसे कभी अफसोस नहीं हुआ कि उसने मास्टर को अपना गुरु चुना। इन दोनों को अचानक सीरियस होते देख तांग यिन को बड़ी बेबसी फील हुई। वो यहाँ सानपाओ के साथ खेल भले ही रहा था, पर उसका ध्यान पूरा चौकन्ना था। सानपाओ से भी पहले उसने आसपास की हलचल को भांप लिया था। उसने तुरंत अपनी गन निकाली। आंखों में हल्की बैंगनी चमक आई और उसने 3 अलग अलग डायरेक्शंस में दनादन गोलियां दाग दी। उसकी गोलियों की आवाज से दोनों होश में आए। सानपाओ भी तुरंत तांग यिन के पास आकर अटैक पोजीशन में खड़ा हो गया। गोलियां चलते ही झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर के चीखने की आवाज आई और थोड़ी ही देर में करीब 1.6 मीटर लंबे लोहे जैसे ग्रे कलर के कई सारे घोस्ट वोल्व्स यानी जंगली भेड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये घोस्ट वोल्व्स हैं, डरने की कोई बात नहीं है। मास्टर ने एक नजर में उनकी ब्रीड और एज पहचान ली और दोनों को 2 मास्क थमाए। तांग यिन को सानपाओ के अटैक का स्टाइल अच्छे से पता था। उसने बिना नखरे किए तुरंत मास्क पहन लिया। तांग सान ने जब भाई को इतनी फुर्ती से मास्क पहनते देखा तो उसने भी चुपचाप मास्क लगा लिया। जैसे ही दोनों ने मास्क सेट किया, मास्टर ने भी अपना मास्क लगाया और उनकी पहली रिंग जोर से चमकी। उन्होंने बड़े एटीट्यूड में कहा, सिर्फ 10 साल के बच्चे हमारे सामने दादागिरी करेंगे? सानपाओ, दिखा दे। सानपाओ को जैसे ही ऑर्डर मिला, उसने अपनी चारों छोटी टांगें फैलाईं, एक गहरी सांस ले ली और उसका पेट बिल्कुल किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगा। तांग यिन का चेहरा देखकर ही अजीब सा हो गया। पेट फूलने का ये स्टाइल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा भरने वाला खिलौना हो। मास्टर ने हाथ उठाया। उनके पैर के पास की रिंग उड़कर सीधे सानपाओ के ऊपर फिट हो गई और वो जोर से चिल्लाए, छोड़ दे बम बनके, हिला दे दुनिया, सानपाओ। सानपाओ की नीली आंखें चमकी, पीले रंग की रिंग गोल गोल घूमने लगी। उसने अपनी छोटी टांगों से हवा में जंप ली और अपना पिछला हिस्सा उन भेड़ियों की तरफ करके एक भयंकर बादलों के गरजने जैसा धमाका किया। भाई साहब, इतना टाइट मास्क पहनने के बाद भी तांग यिन के नथुनों में एक ऐसी गंदी बदबू घुसी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। स्वीडन वाली उस सड़ी हुई मछली के कैन से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक डैमेज था इसका। और रही बात उन भेड़ियों की, जिनकी सूंघने की पावर वैसे ही बहुत तेज होती है, उनकी तो लंका ही लग गई। तांग यिन ने मन ही मन उन भेड़ियों के लिए 3 सेकंड का शोक मनाया और तुरंत अपनी स्पीड टेक्निक यूज करके एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा जहां हवा साफ थी। नीचे का नजारा देखा तो सारे भेड़िए जमीन पर चित पड़े थे। मुंह से झाग निकल रहा था और पूरी बॉडी कांप रही थी। 2-4 के सिर के ऊपर तो रिंग्स भी तैरने लगी थीं। भगवान करे तुम्हारी अगली लाइफ में सानपाओ ना मिले। उन भेड़ियों का काम तमाम करने के बाद तीनों वहां 1 सेकंड भी नहीं रुके, क्योंकि वो बदबू इतनी जल्दी साफ होने वाली नहीं थी। यहाँ तक कि खुद मास्टर की हालत खराब हो रही थी। तीनों जंगल के और अंदर बढ़ते गए। तांग यिन पूरे रास्ते सानपाओ को वो मूली खिलाता रहा। उसे पिछली जिंदगी में पेट्स पालने का बड़ा शौक था, पर कभी चांस नहीं मिला। इस लाइफ में घर छोड़ने के बाद वो थोड़ा बोर हो रहा था, पर सानपाओ को देखकर उसका दिल खुश हो गया। सानपाओ की तेज नाक की वजह से उनका रास्ता काफी आसान हो गया था। रास्ते में जो भी बीस्ट मिलता, मास्टर तुरंत उसका नाम, उसकी ब्रीड, उसकी खासियत, उसकी आदतें, उसकी एज पहचानने का तरीका और उसका वीक पॉइंट दोनों को समझा देते। बिना रुके उन्होंने करीब 20-30 टाइप के बीस्ट्स की पूरी कुंडली निकाल दी। तांग यिन को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो डिस्कवरी चैनल पर वाइल्ड लाइफ का कोई शो देख रहा हो। चलते चलते रात हो गई, पर उन्हें अपने लायक कोई बीस्ट नहीं मिला। या तो उनकी एज कम थी या फिर उनका एलिमेंट मैच नहीं कर रहा था। तीनों ने एक खाली जगह साफ की और वहां कैंप लगाने की तैयारी करने लगे। पहली बार जंगल में कैंपिंग करने की वजह से तांग यिन को थोड़ा डिस्कवरी वाले शो जैसा एडवेंचर फील हो रहा था। तभी अचानक सानपाओ अलर्ट हो गया। तीनों ने तुरंत पोजीशन ली। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के पीछे खड़े होकर परफेक्ट तालमेल के साथ ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर किया और अपनी स्पेशल आई टेक्निक ऑन की। उस तरफ है। तांग यिन ने अपनी दोनों गन्स एक डायरेक्शन में तान दी। तांग सान ने तुरंत एक जलती हुई लकड़ी उस तरफ फेंकी जहां उसने इशारा किया था। रोशनी होते ही एक बहुत बड़ा सांप तीनों के सामने दिखाई दिया। उस सांप की पूरी बॉडी पर गहरे हरे रंग के स्केल्स थे। उसका ट्रायंगुलर
यानी त्रिकोणीय सिर साफ बता रहा था कि वो कितना जहरीला है। उसका आधा हिस्सा हवा में सीधा खड़ा था और उसकी लाल मणिक जैसी आंखें तीनों को घूर रही थीं। उसकी जीभ लगातार बाहर अंदर हो रही थी। अगर पहले से छिड़का हुआ वो केमिकल काम न कर रहा होता तो वो कब का उन पर कूद चुका होता। मास्टर ने जैसे ही उस सांप का हुलिया देखा, उनकी सांस अटक गई। ये दतूरा स्नेक है, बहुत ही जहरीला और शातिर होता है। हम अभी सिर्फ जंगल के बाहरी हिस्से में हैं। ये यहाँ कैसे आ गया? उम्मीद है इसकी एज 100 साल से कम होगी। मास्टर, क्या ये सांप इतना खतरनाक है कि आप भी इसे नहीं हरा सकते? तांग सान ने पूछा। मास्टर का चेहरा एकदम सीरियस था। इसके जहर का अटैक सीधा नर्वस सिस्टम पर होता है और बॉडी को पूरी तरह पैरालाइज यानी लकवा कर देता है। जहरीले बीस्ट्स में इसका नाम टॉप पर आता है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट चांस है मेरे भाई की पहली रिंग के लिए। तांग यिन की आंखें चमक उठीं। ऐसा रेडीमेड चांस जहां रिंग और एक्स्ट्रा पार्ट दोनों साथ मिल रहे हो, उसे कोई बेवकूफ ही हाथ से जाने देगा। छोटे यिन, जोश में होश मत खो, ये बहुत डेंजरस है। मास्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तांग यिन की राइफल से दनादन गोलियां चलने लगीं और उसका सीधा निशाना उस सांप की आंखों पर था। फालतू की बातें छोड़ो सर, जब मुसीबत सामने हो तो सीधे अटैक करना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। भाई, इसे लॉक करो, ये भागने ना पाए। तांग यिन ने मन ही मन सोचा, लौंडे, तुम्हारा वो शिकारी मोड अब ऑन हो चुका है। पिछली लाइफ में तुम्हें मॉन्स्टर हंटर गेम खेलने का भयंकर चस्का था। वही रूल कि मॉन्स्टर तुम्हें 100 बार पेले, पर तुम्हारा लव उसके लिए कभी कम ना हो। तुम पिटने के बाद भी बार बार उसी के पास पहुंच जाते थे। आज सोचकर भी वो दिन बड़े मजेदार लगते हैं। अब जब तुम्हें खुद स्टार ऑफ द ब्लू का टैग मिल चुका था तो तुम्हारा एक ही मोटो था, लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे एक बढ़िया शिकार से सॉल्व ना किया जा सके। अगर एक बार में ना हो तो दोबारा कर लो। 3 बार आउट होकर गेम से बाहर होना कोई पहली बार थोड़े ही था। तुम्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। छोटे यिन, तुमने जैसे ही आते ही 2 गोलियां दागी और पोजीशन चेंज करनी शुरू की। मास्टर तुम्हें रोकने ही वाले थे कि तांग सान ने उनका हाथ पकड़ लिया। सर, आप टेंशन मत लो, वो अभी फुल मजे ले रहा है। तांग सान मुस्कुराया। उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। आखिरकार स्पिरिट जागने के बाद से वो खुद भाई के सामने प्रैक्टिस में 10 मिनट भी नहीं टिक पाता था। उसकी पावर तांग सान से बेहतर कौन जानता। ये एक बढ़िया चांस था कि मास्टर भी उसकी स्पिरिट की खासियत और पावर को लाइव देख लें। तांग सान ये बोलकर खुद भी खाली नहीं बैठा। उसने अपनी नीली घास चारों तरफ फैला दी ताकि तुम्हें बैकअप दे सके। स्पिरिट की खासियत और पावर? तांग सान की बात सुनकर मास्टर की नजरें फिर से तुम पर टिक गईं। तुम्हारी स्पीड सच में होश उड़ाने वाली थी। तुमने स्पीड टेक्निक को चरम पर पहुंचा दिया था। हवा में तुम्हारी फुर्ती देखकर वो सांप जो अपनी स्पीड के लिए ही जाना जाता था, वो भी तुमसे बस 19-20 ही पड़ रहा था। और ये तब था जब तांग सान ने अभी तक उसे पूरी तरह लॉक नहीं किया था। इधर तांग सान ने भी अपने अटैक्स शुरू कर दिए। नीली घास के साथ छोटे छोटे पत्थरों से वो सांप को लगातार डिस्टर्ब कर रहा था। तुम तो वैसे भी लॉन्ग रेंज के पक्के शूटर थे। पहले ही शॉट में तुमने सांप की एक आंख फोड़ दी थी। अब तुमने अपनी राइफल को रिवॉल्वर मोड पर शिफ्ट कर लिया था। रिवॉल्वर की पावर राइफल से थोड़ी कम थी, पर उसकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सॉलिड थी। तुम्हारी पोजीशन इतनी कमाल थी कि गोलियां सीधे सांप की बॉडी पर लग रही थीं। जब भी वो सांप तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता, तुम तुरंत उसकी अंधी आंख वाले ब्लाइंड स्पॉट की तरफ मूव कर जाते, जिससे उसके सारे अटैक्स हवा में ही रह जाते। तुमने पूरे अहाते में उसे ऐसा दौड़ाया कि कुछ ही देर में सांप की पूरी बॉडी गोलियों के निशानों से भर गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो अपनी बॉडी को मरोड़ते हुए तुम्हें ढूंढ रहा था ताकि आखिरी काउंटर अटैक कर सके। पर इस बार तुमने दूरी नहीं बनाई। तुमने रिवॉल्वर को तुरंत शॉटगन में बदला और जैसे ही सांप ने मुड़कर तुम्हारे मुंह पर अपना जबड़ा खोला, तुमने दोनों शॉटगन सीधे उसके मुंह के अंदर ठूंस दी। धूम! एक भयानक धमाका हुआ। गन की मजबूत मेटल बॉडी ने उसके जहरीले दांतों को रोक लिया था और उस एक शॉट ने सांप के सिर के परखच्चे उड़ा दिए। अब उसमें सिर्फ आखिरी सांसें बची थीं। तांग सान की नीली घास ने भी लगे हाथ उसकी पूरी बॉडी को ऐसा जकड़ा कि उसके पास आखिरी बार फड़फड़ाने का चांस भी नहीं बचा। सान, जल्दी खत्म कर इसे। एक टॉप लेवल का शिकारी सांप 2 छोटे बच्चों के हाथों इस तरह खिलौने की तरह कूट दिया जाएगा, ये मास्टर के लॉजिक से बाहर था। पर उनके पास फालतू सोचने का टाइम नहीं था। उन्होंने तुरंत आवाज दी। उन्हें भी यही लग रहा था कि ये सांप तांग सान की पहली रिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। तांग सान ने बिना 1 सेकंड गंवाए चाकू चलाया। खून की कुछ बूंदें उड़ी और एक पीले रंग की चमकदार रिंग उनके सामने तैरने लगी। उस पीली रिंग को देखकर तुम्हारे दिमाग में अपने आप गेम का वो हंट सक्सेसफुल वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा। तुमने आदत के मुताबिक पैकेट से नाश्ता निकाला ताकि अपनी गेम वाली बिल्ली को खिला सको, पर जब याद आया कि यहाँ कोई बिल्ली नहीं है तो मन थोड़ा अजीब हो गया। जो एक्साइटमेंट थी वो अचानक थोड़ी ठंडी पड़ गई। तभी सानपाओ तुम्हारे पास आया और उसने तुम्हारे हाथ से वो नाश्ता लपक लिया। उसे मजे से खाता देख और फिर तुम्हारे पैर से चिपकते देख तुम्हें लगा कि चलो, यहाँ का सीन भी कुछ बुरा नहीं है। मास्टर जब तक होश में आए तब तक रिंग पूरी तरह बन चुकी थी। उनकी नजर सांप की बॉडी पर पड़, जहाँ तुम अपना मूड सेट करके चाकू से सांप का मीट काटने में लगे थे। भाई, सामने से मिला हुआ डिनर कोई ऐसे ही थोड़े ना छोड़ता है। एक असली शिकारी शिकार खत्म करने के बाद मटेरियल्स कलेक्ट करना कभी नहीं भूलता। तुम्हें इतनी आसानी से सांप का मीट काटते देख मास्टर को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा
रहा था। एक बच्चे ने सिर्फ कुछ मिनटों में दतूरा स्नेक का काम तमाम कर दिया, वो भी बिना अपनी कोई बड़ी पावर यूज किए। पर अभी जो धमाका हुआ था वो किसी बड़े अटैक से कम नहीं था। इस सांप की लंबाई लगभग 4 मीटर है, यानी इसकी एज 400 साल के आसपास होगी। ये एक स्पिरिट मास्टर की पहली रिंग की मैक्सिमम लिमिट के बिल्कुल पास है। तुम्हारी फुल स्पिरिट पावर के हिसाब से ये आसानी से फिट हो जाएगा। मैंने कहा था ना सर कि ये भाई के लिए परफेक्ट है। क्यों भाई, मैंने तुम्हारे लिए इतना बढ़िया चांस सेट किया, अब तुम मुझे क्या ट्रीट दोगे? तुमने सांप के मीट के 3 बढ़िया पीसेज अलग किए और मजे लेते हुए पूछा, अब तू मुझसे और क्या चाहता है भाई? तांग सान ने बड़े प्यार से तुम्हारे बाल बिखेर दिए। मैंने नोटिस किया है जब से तू मुझसे जीतने लगा है तेरे नखरे थोड़े ज्यादा ही बढ़ गए हैं। दोनों भाइयों को फाइट के तुरंत बाद ऐसे मजे करते देख मास्टर मुस्कुराए। फिर उन्होंने हल्का सा खांसते हुए दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। चलो अब मजाक बंद करो सान, मुझे पता है तुझे किस बात का डर है। तुझे लग रहा है कि तुम्हारी स्पिरिट एक प्लांट है और ये सांप एक एनिमल है, तो इन दोनों का कॉम्बो कहीं बॉडी में कोई गड़बड़ ना कर दे, राइट? मास्टर की टोन काफी तसल्ली बख्श थी। हाँ सर, बिल्कुल। जब काम की बात आई तो तांग सान भी सीरियस हो गया। ये उसकी स्पिरिट के फ्यूचर का सवाल था। आखिरकार स्ट्रांग बनकर ही वो अपने इस चुलबुले भाई का ध्यान रख सकता था। मास्टर भी अब तुम्हारी स्पिरिट के शौक से पूरी तरह बाहर आ चुके थे। जब उनकी थ्योरी की बात आई तो उनकी आंखों में वही पुराना कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने इतने सालों की रिसर्च के बाद जो स्पिरिट के 10 मेन फॉर्मूले बनाए हैं, उनमें से एक फॉर्मूला स्पिरिट के शेप और उसके काम करने के तरीके के बारे में है। तुम्हारी नीली घास की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुझे सिर्फ प्लांट वाली रिंग्स ही मिले। जो एनिमल रिंग्स तेरी घास के काम करने के तरीके से मैच करेंगी, उनके साथ भी इसका कॉम्बो बहुत तगड़ा बैठेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कंडीशंस मैच हो जाएं, तो प्लांट और एनिमल स्पिरिट्स की रिंग्स एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सकती हैं। मास्टर ने थोड़ा पॉज लिया ताकि तांग सान बात को समझ सके, फिर आगे बोले, मैंने ऑफिस में भी तुझे बताया था कि तुम्हारी स्पिरिट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है। नीली घास की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो खुद बहुत कमजोर है, इसलिए वो किसी भी दूसरी पावर को आसानी से रिजेक्ट नहीं करती। इसी वजह से उसके पास रिंग्स चुनने के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। वो किसी भी दूसरी ब्रीड की रिंग को आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है। कुल मिलाकर तुझे इस सांप की रिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब समझाने के बाद मास्टर ने बड़े सीरियस होकर अपने इकलौते स्टूडेंट को देखा। चाहे नॉर्मल मास्टर्स हों या बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के लोग, आज पूरी बिरादरी मेरे इन फॉर्मूलों का मजाक उड़ाती है। किसी को इस पर भरोसा नहीं है, इसलिए आज तक कोई लाइव टेस्ट भी नहीं हुआ है। उनकी आवाज थोड़ी और भारी हो गई। सान, क्या तू पहला टेस्ट करने के लिए रेडी है? भले ही थ्योरी के हिसाब से मैं 100% श्योर हूँ, पर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। सच का पता तो सिर्फ टेस्ट करने से ही चलता है। मेरी थ्योरी आज तक सिर्फ पेपर्स पर इसलिए है क्योंकि मेरे पास उसे साबित करने के लिए कोई पावरफुल रिजल्ट नहीं था। इस मोमेंट पर तांग सान को मास्टर के अंदर एक बहुत ही जानी पहचानी चीज दिखी, एक पागलपन। अपनी स्पिरिट की कमजोरी की वजह से मास्टर कभी खुद टॉप पर नहीं पहुंच सकते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी पूरी लाइफ इस रिसर्च में झोंक दी। ये पागलपन बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछली लाइफ में एक आउटर मेंबर होने के बाद भी सीक्रेट वेपन्स के लिए खुद को दांव पर लगा देने वाले तांग सान का था। तुम भी मन ही मन मास्टर के इस पागलपन के कायल हो गए। बंदे की पर्सनल लाइफ में भले ही कमियां हों, पर अपनी रिसर्च को लेकर उसका जो फोकस था, उसकी इज्जत करना तो बनता था। सर, तो फिर इस थ्योरी का पहला रिजल्ट मैं ही बनूंगा? आपकी रिसर्च का पहला लाइव टेस्ट बनना मेरे लिए इज्जत की बात है। तांग सान की आंखें एकदम पक्की थीं। ये दो एक जैसे दिमाग वाले लोगों का आपस में कनेक्शन था। इसके बाद तांग सान मास्टर की देखरेख में रिंग को एब्जॉर्ब करने लगा। सीन देखने में भले ही थोड़ा डेंजरस लग रहा था, पर तुम्हें अच्छे से पता था कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे भी तुम्हारे पास रिवाइव कॉइन था, अगर भाई को कुछ हो भी गया तो 3 साल बाद वो फिर से फ्रेश होकर खड़ा हो जाता। पर तभी तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया, अगर ऐसा हुआ तो तुम भाई से 3 साल बड़े हो जाओगे, फिर भाई कौन कहलाएगा? तुम्हारा दिमाग हमेशा की तरह आउट ऑफ ट्रैक निकल चुका था। तांग सान जब प्रोसेस में बिजी था तो तुम सोचने लगे कि अगर भाई सच में गायब हो गया तो आगे जाकर शाओ वू को तुम क्या बुलाओगे, भाभी या छोटी बहन? तभी मास्टर ने तुम्हें हाथ से इशारा करके पास बुलाया और तुम्हारी स्पिरिट के बारे में डिटेल्स पूछने लगे। तुम्हारी गन के इन बिल्ट और चीटिंग वाले फीचर्स सुनकर मास्टर का तो मन किया कि वो तुम्हें गन छोड़कर उस हथौड़े पर ही फोकस करने को कहें। वो ऑलमोस्ट श्योर थे कि अगर हथौड़ा इस दुनिया का बेस्ट क्लोज रेंज वेपन था तो तुम्हारी गन बेस्ट लॉन्ग रेंज वेपन थी। इतनी तगड़ी स्पिरिट, ऊपर से तुम्हारा पक्का निशाना और सुपर स्पीड, तुम आराम से इस दुनिया के नंबर 1 शूटर बन सकते थे। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि एक शूटर का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है पास की लड़ाई, पर तुम्हारे केस में ये रूल फेल था। सोचो, कोई दुश्मन तुम्हें लॉन्ग रेंज में न हरा पाए और जैसे तैसे अपनी जान दांव पर लगा के सोचें कि अब तो जीत पक्की है, और तुम पीछे से इंसान से भी बड़ी शॉटगन निकालो और सीधे उसके मुंह पर दे मारो। सिर्फ इस सीन को इमेजिन करके ही मास्टर का चेहरा अजीब सा हो गया। अभी की कंडीशन के हिसाब से हमारा पहला फोकस तुम्हारी इस स्पीड वाले पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करने पर होना चाहिए।
रिंग चुनते टाइम स्पीड को प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि शॉटगन होने की वजह से पावर की तो कोई कमी है नहीं। मास्टर ने एनालिसिस किया। तुमने सिर हिलाया। मेरा भी यही सोचना है सर। अगर कोई ऐसी स्किल मिल जाए जिससे दिमाग की अलर्टनेस बढ़ सके तो हाई स्पीड में भी निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा। और अगर गोलियों में कोई लॉक करने वाली यानी कंट्रोल स्किल आ जाए तो वो भी बेस्ट रहेगा। जैसा कि मास्टर ने कहा, पावर की कोई टेंशन नहीं थी, तो अभी कंट्रोल या रिफ्लेक्स बढ़ाने वाली स्किल्स की प्रायोरिटी ज्यादा थी। तुम्हारा आइडिया बढ़िया है। आज रात हम दोनों मिलकर सान का ध्यान रखेंगे और कल इसी प्लान के हिसाब से तुम्हारे लिए रिंग ढूंढेंगे। मास्टर ने पूरा शेड्यूल सेट कर दिया। रात शांति से बीत गई। अगली सुबह तांग सान ने सक्सेसफुली रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। वो मजे से सांप का भुना हुआ मीट खाते हुए मास्टर को अपनी पहली स्किल बाइंड यानी जकड़ना के बारे में समझा रहा था। उसने अपग्रेड हुई नीली घास के नए फीचर्स भी दिखाए। डेमो खत्म होने तक सबका ब्रेकफास्ट भी हो चुका था और थोड़ा रेस्ट करके तीनों फिर से निकल पड़े। पर अफसोस, तीनों जंगल के काफी अंदर तक चले गए, पर तुम्हारी गन के लायक कोई बीस्ट नहीं मिला। थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो पहले वापस चलेंगे। आगे का एरिया थोड़ा डेंजरस है। गांव लौटकर मैं अपने एक दोस्त से बात करूंगा, वो तुम्हारी रिंग दिलाने में हेल्प कर देगा, मास्टर ने कहा। इसके आगे का एरिया बड़े और खतरनाक बीस्ट्स का था, जहां जाना अभी सेफ नहीं था। तुम्हें वैसे भी कोई जल्दी नहीं थी, अभी तो बस शुरुआत थी, सब कुछ आराम से हो सकता था। और रही बात मास्टर के उस दोस्त की, तो तुम्हें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी। वो पक्का गोल्डन ट्रायंगल का एक मेंबर और श्रेक एकेडमी का पहला प्रिंसिपल फ्लेंडर ही था। धूम! मास्टर की बात अभी खत्म ही हुई थी कि एक जोरदार टकराने की आवाज ने तीनों का ध्यान खींचा। ये साउंड पक्का दो बड़े बीस्ट्स की फाइट का है। चलकर चेक करते हैं, अगर कोई तुम्हारे काम का हुआ तो बैठे बिठाए चांस मिल जाएगा। मास्टर ने सिर्फ आवाज सुनकर ही दोनों बीस्ट्स के साइज का अंदाजा लगा लिया था। इस सीरीज की स्टोरी अभी यहीं तक पब्लिश हुई है। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सोक्स गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट